और इसीलिए हमने आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया है। महसूल लगाना या खत्म करना हुकूमत की दूरअंदेशी पर है, ताजो तख्त की मर्जी पर है। यह फैसला एक हुकूमती फैसला है। टोडरमा जी, यह ऐलान कर दिया जाए कि आज से तीर्थ यात्रा महसूल हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। हुक्म की तामील हो। हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। You beat us in this game, and I'll cancel your tax. लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा, ठीक है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, पूरे राज्य का महसूल माफ किया जाता है, हुक्म की तामील हो। अगर तुमने इस गेम में हमें हरा दिया तो आई विल कैंसिल योर टैक्सेस। 3 गुना लगान देना पड़ेगा, है कि नहीं बात? तो दोस्तों, कहानी वही पुरानी है, नाम बदलते जाते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चीजें सेम रहती हैं। यानी कि पुराने जमाने से जो आपने पहली क्लिप देखी, पुराने जमाने से ही इंडिया में, हिंदुस्तान में कर मतलब टैक्स का चलन रहा है सौ सालों से, राइट? अकबर के जमाने की आपने वीडियो देखी तो उन्होंने तीर्थ यात्रा महसूल को माफ किया। महसूल मतलब टैक्स को माफ किया, राइट? यानी टैक्स तो उस जमाने में भी वसूला जाता था, है कि नहीं बात? उसके बाद आपने अगली क्लिप देखी जिसमें अंग्रेज बोलता है 3 गुना लगान देना पड़ेगा अगर आप गेम जीत गए तो आई विल कैंसिल योर टैक्सेस। यानी उसके बाद शब्दों में हेरा फेरी की गई और क्या बोला गया कि लगान माफ कर देंगे। यानी कि जो महसूल वर्ड था, टैक्स का नाम था, उसे कुछ सालों के बाद अंग्रेजों ने क्या दिया, या हिंदुस्तान में क्या बोला गया? लगान बोला गया। तो दोस्तों, आजकल आप इस वर्ड को बोलते हैं टैक्स, यानी कि टैक्सेशन लॉज हम पढ़ने वाले हैं, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं कर, राइट? क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं हम इसको कर, ठीक है ना? इसे हम हिंदी में सुनते हैं आय कर विभाग। आय मतलब इनकम, कर मतलब टैक्सेस, तो आय कर विभाग मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है ना बात? तो उम्मीद है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि टैक्स जो है किस जमाने से चला आ रहा है। अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, लेकिन हमें अभी समझना है एक्चुअली में टैक्स जो लिया जा रहा है, वसूला जा रहा है, लगान लिया जा रहा है, वो क्यों, व्हाई दिस कोलावेरिटी, ये जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मेरे साथ आप जर्नी शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉ की। इत्मीनान से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत मजे में पढ़ेंगे। इतने आसान तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद करा दूंगा, राइट? विद सीक्रेट कोड के साथ, फॉर्मूलेस के साथ आपको मैं बेसिक चीजें से लेकर हार्ड से हार्ड चीजों तक क्लास के अंदर ही, वीडियोस में ही मैं आपको याद कराऊंगा। ये मैं आपसे वादा कर चुका हूं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सर, ये जो टैक्स है सर, ये टैक्स लिया क्यों जाता है? तो दोनों वीडियोस में आपने एक बात पे गौर किया होगा, उसमें ऋतिक रोशन बोल रहे हैं ये हुकूमत, सल्तनत, यह फैसला एक हुकूमती फैसला है कि नहीं बात? हुकूमत और सल्तनत को बोला जाता है गवर्नमेंट, हिंदी में बोला जाता है सरकार, भारतीय सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, राइट? तो उसको उर्दू वर्ड में क्या बोला जाता है? हुकूमत या सल्तनत। तो भैया सल्तनत का डिसीजन है, सरकार का डिसीजन है कि महसूल यानी कि तीर्थ यात्रा कर माफ किया जाए। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आई होगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? हमसे वसूली करती है टैक्सेस की। सर, ये जो गवर्नमेंट हमसे वसूली करती है, राइट, क्यों करती है? तो बेसिकली आप जानते हैं जब बजट आता है तो दोस्तों
दो तरीके की चीजें होती हैं हमारे साथ, यानी कि फरवरी में जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट देते हैं तो वो दो चीजें पेश करते हैं। एक बताते हैं भैया हमारे घर की तरह हमारे घर का खर्चा क्या है, ऐसी देश हमारे घर है तो हमारे देश का एक्सपेंसेस क्या है, बिल्कुल पीएनएल गिनाया जाता है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इतना एक्सपेंस है तो कमाई कहां से होगी, रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा। खर्चे को गिनाते हैं, भैया हमें आईएम्स खोलने हैं, हॉस्पिटल्स खोलने हैं, है ना, देश के लिए ये काम करना है, डिफेंस को पैसा देना है, ठीक है, राइट, कुछ वेपन्स मंगाने हैं। कमाई का सोर्सेस क्या होगा, आपको पता है कमाई का सोर्सेस क्या होगा। कमाई का सोर्सेस है आपकी मेरी जेब से वसूला हुआ कर, यानी कि लगान, यानी कि टैक्स, राइट। तो देश भी, समझ में आ रही बात दोस्तों, देश भी डेबिट क्रेडिट की तरह इनकम और खर्चों पे चलता है। देश का खर्चा, जिस सड़क पे आप जा रहे हैं, ठीक है ना, राइट, जिस सड़क से आप निकलते हैं आपके घर के पास, वो आपने बनवाई है कि नहीं बात। कल को जाके लेट जाओगे सड़क पे, मैंने बनवाई है सड़क, मैं लेटूंगा इस पे, नहीं ना, सरकार ने बनवाई है। अब सरकार के काम आपको अच्छे लगे बुरे लगे, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी, जो डेवलपमेंट होता है, ब्रिज बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, सड़कें बन रही है, वो गवर्नमेंट ही बनवाती है, राइट। लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा आता है वन एंड ओनली फ्रॉम टैक्सेस। तो दोस्तों सरकार हमसे जो टैक्स वसूलती है वही, है ना, कानून के तौर पर हमें पढ़ाया भी जाता है, राइट। एक बात मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी क्या है, एलआईसी का एड है, लेकिन ये टैक्सेस के हमारे साथ है ना, जीवन साथी है टैक्स। हमारा जन्म, आप कुछ ही दिनों में आपको समझा दूंगा हमारा जन्म क्यों हुआ है, टैक्स भरने के लिए हुआ है। तो टैक्स जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी रहने वाला है। एक बात सोचिए आप, एक बंदा कह रहा है सर मैं टैक्स क्यों दूं, वाई आई विल पे टैक्स। भैया मेरी कमाई है ना, और मेरी ही मेहनत है। तो भैया हम तो ट्रक के पीछे लिखा देखते हैं, मेहनत मेरी रहमत तेरी। तो यहां तो आप कह रहे हो भैया मेहनत मेरी और मजे तुम्हारे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, राइट। मैं कह रहा हूं सर मैं कमा रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं भरूंगा, धरने बैठ जाऊंगा, बिल्कुल, है कि नहीं बात, राइट। हम भी अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, भैया हम टैक्स नहीं दे रहे। तो फिर उस दिन मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आया, क्यों, वाई दिस कोलावेरिटी, टैक्सेस क्यों लिए जा रहे हैं। मैं नहीं देना चाहता तो क्या मुझे ये टैक्स माफ नहीं करे जा सकते। तो भैया जब मैंने बहुत जांच पड़ताल करी, गहराई में पहुंचा, तो पता क्या सामने आया, गीता, है कि नहीं बात, कुरान, ठीक है, बाइबल ग्रंथ, एक जो गीता कुरान है हमारे देश की, वो सामने आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या सामने आया सर, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान में ये लिखा है, क्या लिखा है, भारत के संविधान में ये लिखा है कि भारत के हर एक नागरिक को टैक्स के अकॉर्डिंगली, टैक्स लॉस के अकॉर्डिंगली टैक्स भरना पड़ेगा। और मजेदार बात क्या है, वहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया, वहां जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया दोस्तों, वो शब्द है कंपलसरी। क्या शब्द है सर, कंपलसरी। यानी कि संविधान में ये नहीं लिखा कि आपको टैक्स भरना पड़ सकता है या आप टैक्स दे सकते हैं, चाहे तो ना मुन्ना ना मुन्नी ना, वहां लिखा है टैक्स क्या है, संविधान के अंदर लिख दिया टैक्स है, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ मनी, राइट। अब एक बात सामने आती है, सर कंपलसरी अगर वर्ड आप बोल रहे हो तो कंपलसरी तो कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हमसे वसूली जाए। अब वसूली भाई, है ना, समझ में ना बात, भैया वसूली भाई क्या बोल रहे हैं, वसूली भाई ने बंदूक निकाली आपके सर पे तान दी, पैसा निकाल वरना खल्लास। अब ये बताओ, वसूली भाई को बंदूक की नोक पर अगर हमने पैसा दे दिया तो क्या उसे भी हम टैक्स बोलेंगे सर, क्या उसे भी हम टैक्स बोलेंगे, क्योंकि सर अभी तो हमने पढ़ा कि भाई संविधान में ही लिखा है कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी है। टैक्स क्या होता है, कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। ना मुन्ना ना, वसूली भाई फिर तो भैया, है ना, मुंबई का डॉन कौन, बीकू मात्रे, फिर तो भैया सारा टैक्स बीकू मात्रे वसूल लेंगे पूरी मुंबई का, सरकार के पास तो जाएगा ही नहीं। तो सबसे खतरनाक वर्ड जो लिखा है वो ये लिखा है, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी स्टैच्यू आप जानते ही हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि अंडर एनी लॉ कह दो या एक्ट कह दो, है ना, अंडर एनी लॉ या एक्ट,
जैसे कि अब हम पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में है वो इनकम टैक्स। तो कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, राइट। या फिर कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी जो आपके कोर्स का दूसरा हिस्सा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। तो कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ या अंडर एनी एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट हमारे देश में बनाए गए हैं कानून के द्वारा जिससे हम टैक्स की वसूली करते हैं, राइट। यानी अगले लेवल पे जाके आप क्या पढ़ने वाले हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, है ना, यानी कस्टम ड्यूटी, यानी कस्टम एक्ट पढ़ेंगे आप, राइट। यानी कि जब आप कोई भी सामान विदेश से इंडिया में मंगाएंगे तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। फिलहाल वो आपके कोर्स में नहीं है, तो हमें किस पे फोकस करना है, इनकम टैक्स एक्ट, आयकर, ठीक है ना। जीएसटी जो आपने आसपास आप देखते हैं, जीएसटी एक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी बात कि टैक्स क्या है। टैक्स एक कंपल्सरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी है जो वसूली करी जा रही है जबरदस्ती, लेकिन कानून के तहत करी जा रही है, लीगल तरीके से, राइट। और कानून के तहत करी जा रही है, कानून का पालन हमें करना ही पड़ता है। उम्मीद है बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है, इसका मुझसे पूरा लेना देना है। सर क्या हुआ, एक समय की बात है, राइट, जब मैकडी इंडिया आया था, ठीक है, स्कूल टाइम में हुआ करते थे हम। तो भैया दिमाग में आई बात कि भैया मैकडी में जाएंगे, बर्गर खाएंगे, लोग बड़ी तारीफ करते हैं मैकडी का बर्गर, मैक आलू टिक्की, है ना। उस टाइम पे 20 रुपए का आता था, 15-20 रुपए का, 20 रुपए मिलता क्या है, मैक आलू टिक्की। तो हम दोस्तों ने, है ना, कुछ पैसे इकट्ठे किए, हम 4 दोस्त है ना, 4 यार, जब मिल बैठे 4 यार, चारों दोस्तों ने चिल्लड़ इकट्ठे करे। और क्योंकि हमें 4 बर्गर लेने थे, 20 रुपए का बर्गर था, तो हमने टोटल चिल्लड़ जमा किए अपनी जेब में 80 रुपए, क्योंकि टीवी में ऐड आता था भैया एक बर्गर 20 रुपए का, 20 रुपए में मिलता क्या है, मैक आलू टिक्की। आई एम लविंग इट। अब चारों ने जोड़े पैसे, अब पैसे जब चारों ने जोड़े, पहुंचे भैया मैकडी, ठीक है ना, राइट। जब मैकडी पहुंचे तो ऑर्डर दिया कि भैया एक काम करो, 4 बर्गर दे दो, राइट। उन्होंने कहा पैसे लाइए, बिल लीजिए। मैंने कहा कितने हुए भैया, कितने हुए? तो सेल्समैन ने बोला सर टोटल बिल हुआ आपका 84 रुपीज का, राइट, 84 रुपीज। मैंने कहा 84 रुपीज, क्या बात कर रहे हो, हमारे पास तो 80 रुपए है मुन्ना, 80 रुपए, 84 क्यों बोल रहे हो भाई, 84 क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्या कह दिया, 80 रुपए है। और भैया स्कूल का जमाना था, चिल्लड़ बड़ी मुश्किल से, पाई बड़ी मुश्किल से जोड़ते थे। मैंने कहा क्या बात करो, टीवी में ऐड देख लो, टीवी में ऐड आपको कितने का आता है, टीवी में ऐड आता है 20 रुपए, मिलता क्या है, आई एम लविंग इट, मैक आलू टिक्की। तो 4 बर्गर 80 के हुए, 84 रुपीज कहां से दें? चारों के चारों दोस्तों के दिमाग में एक बात चल रही थी, अगर 84 रुपीज देने पड़े तो 4 रुपए तो है नहीं, उधार वो देगा नहीं, इसका मतलब एक बर्गर कटेगा किसी का, 3 बर्गर ही मिलेंगे और तीनों बर्गर मिल बांट के खाने पड़ेंगे, किसी का पेट भरने वाला है नहीं, लड़ाई झगड़ा और होगा। अब उन्होंने कहा सर आप समझ नहीं रहे बात को, आप देख लो बिल 84 रुपए का ही है, हम इसमें कोई बेईमानी नहीं कर रहे हैं। आपको बताना है सर ये 4 रुपए का गैप क्या है ये 4 रुपए का गैप। अगर दोस्तों आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में गए हैं या किसी आउटलेट पे गए हैं, राइट, तो उसके जो डिस्प्ले होते हैं ना, डिस्प्ले पे तो लिखा था मैक आलू टिक्की 20, है ना, आइसक्रीम 50, और साथ में छोटा चीटी जैसा स्टाल लगा के लिख देते हैं, है ना, टैक्सेस एक्स्ट्रा। क्या लिख देते हैं, टैक्सेस एक्स्ट्रा, ये खतरनाक बात लिख देते हैं। अब ये जो 4 रुपए है, आप में से बहुत सारे बच्चे समझ चुके हैं सर ये 4 रुपए का जो गैप है जिसकी वजह से 3 बर्गर मिल पाए 4 नहीं मिल पाए, सर ये पता है बिल पे क्या चिपका होता है, जीएसटी। याद आ गया होगा, किसी भी बिल को उठाकर देख लें, किसी भी बिल को, रेस्टोरेंट के किसी भी बिल को उठाकर देख लें, आपको क्या मिलेगा, जीएसटी उस पर लगा मिलेगा। यानी कि 80 का सामान 84 में मिलेगा, 80 रुपीज का सामान 84 में मिलेगा, 4 रुपए जीएसटी जो आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपको देना पड़ता है, क्योंकि अभी तो हमने सीखा ये हमारे देश का कानून है,
अब भैया पता क्या हुआ, आगे खतरनाक बात क्या हुई। अब दे तो दिए हमने, हमारे पास पैसे थे नहीं, तो भैया हमने क्या बोला, ठीक है भैया ले लो, पैसे है नहीं, 3 बर्गर दे दो। 3 बर्गर जब खा रहे तो मन खाने में नहीं था, मन बहुत विचलित था, बहुत ही उदास था। एकदम से मेरे दिमाग में एक बात आई कि भैया टैक्स तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, टैक्स तो हम गवर्नमेंट को देते हैं, और गलती से हमने किसको दे दिया, गलती से हमने किसको दे दिया, पर हमने किसको दे दिया वो टैक्स, सर हमने वो टैक्स मैकडी को दे दिया, राइट, मैकडी को दिया। मेरे दिमाग में बिजली की तरह ये बात कौंध गई। मैंने बोला ये तो बेईमानी चल रही है हमारे साथ, सरासर बेईमानी है, सरासर लूट मचा रखी है, बेईमानी है। मैं भागता हो गया, मैंने कहा सुनिए भाई साहब, सुनिए मेरी बात, ठीक है। सेल्समैन को मैंने बोला, करा भैया क्या हो गया, क्या बात हो गई। मैंने कहा ये टैक्स तो सरकार को जाता है, मेरे फादर ने मुझे बताया टैक्स गवर्नमेंट वसूलती है, ठीक है ना, हमारे संविधान में लिखा है कंपलसरी गवर्नमेंट लेती है। आप मुझसे कंपलसरी कैसे ले सकते हो, आपका तो अधिकार ही नहीं है कंपलसरी टैक्स वसूलने का, सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार होता है। वो बेचारा है ना घबरा गया, खेलने का बिल्कुल सही बात है यार, मैं क्या करूं, देखो हमारा तो बिलिंग सिस्टम ऐसे ही होता है। उसने अपने मैनेजर को बुला लिया, मैनेजर मुस्कुरा रहा मुझे देखकर, है ना, बहुत ही मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे देख रहा है, ठीक है। गाना भी गा रहा है, सर मुस्कुराने की वजह तुम हो। मैंने कहा अंकल जी मुस्कुरा क्यों रहे हो, बेटा एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, तुमने ऐसी बात बोल दी तो लो, ये लो पकड़ो 4 रुपया। ध्यान से सुनना, बहुत ही खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं मैं, बहुत खतरनाक बात, मजा ही आ जाएगा। ये लो पकड़ो 4 रुपए, और अपना, जैसे मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, नोएडा में रहता हूँ, तो भाई जो वहां का तहसील है, यानी कि एक तरीके से कह दो जो वहां का टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, आसान सी भाषा में टैक्स डिपार्टमेंट की लाइन में लगना, ठीक है, एक फॉर्म भरना, राइट, फॉर्म का नाम होगा टैक्स डिपॉजिट फॉर्म, ठीक है ना। उसमें पूरी डिटेल दे देना कि मेरा नाम ये है, मैं मैकडी पे गया था, मैकडी का आउटलेट ये है, मैकडी का एड्रेस ये है, हमने 4 बर्गर लिए, ठीक है ना, 4 रुपए का उस पर जीएसटी बैठा, और 4 रुपए जाकर वहां पर क्या कर दो, बहुत ही आसानी से मजे मजे में 4 रुपए जाकर जमा कर दो। अब मेरे दिमाग में ये बोला यार, है ना, वैसी व्हीकल की कमी है, पेट्रोल के लिए पाई पाई जोड़ रहे हैं। अब इन अंकल जी ने मजेदार बात कह दी, हमें कहाँ भेज दिया, विभाग भेज दिया, और वहां पे जाकर बोल दिया जीएसटी जमा कर दो, है कि नहीं बात, राइट, जीएसटी डिपार्टमेंट भेज दिया, सॉरी जीएसटी जाकर वहां पर जमा कर दो। अब मैं दोस्तों से कह रहा हूँ भाई जीएसटी जाने का अलग पेट्रोल लगेगा बाइक का, है कि नहीं बात, वहां लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है। और जीएसटी डिपार्टमेंट अगर मान लो उन्होंने बोल दिया 3 बजे तक ही टैक्स जमा होता है, तो भैया स्कूल के बाद या किसी दिन स्कूल की छुट्टी करके वहां जाना पड़ेगा, एक सर पे अलग सा बोझ। मैंने कहा अंकल जी क्या बात कर रहे हो, एक तो मैकडी का बर्गर खाओ, मैकडी के बर्गर खाने के बाद 4 रुपए के चक्कर में, सिर्फ इस 4 रुपए के चक्कर में हम चारों को कहाँ लगना पड़ेगा, हम चारों को वहां पर लाइन में लगना पड़ेगा। सर ये तो सरासर गंदी बात है, गंदी बात, गंदी बात। शाहिद कपूर आ गया। तब मैंने बोला अंकल जी मैं नहीं लगूंगा बिल्कुल भी लाइन में। अब ये बताओ, उन्होंने बोल दिया तुमने तो कहा था टैक्स सरकार को दिया जाता है, टैक्स सरकार को दिया जाता है तो टैक्स जाके जमा करो। ये बड़ी खतरनाक बात हुई, राइट। मैंने कहा ये तो बड़ी मुसीबत की बात है, आज के बाद बर्गर खाना बंद, यानी कि बर्गर खाएंगे तो क्या होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स लगेगा तो फिर हमें लाइन में लगना पड़ेगा, ये बहुत गलत बात है। तब अंकल जी ने मुझे समझाई बात बहुत ही गहराई की। अंकल जी ने बोला दोस्तों सुनना ध्यान से बात, ये जो तुमने मुझे टैक्स दिया, ये जो तुमने मुझे 4 रुपए का जीएसटी दिया, ये 4 रुपए का जीएसटी आपके बिहाफ पर, यानी ग्राहक के बिहाफ पर कंपनी वाले, यानी मैकडी कौन हो गया जो आपसे वसूल रहा है, मैकडी वाले लाइन में लगकर जमा करेंगे, ठीक है ना। यानी कि आपने वो टैक्स किसको दिया, आपने वो टैक्स दिया मैकडी को, कितने रुपए सर, 4 रुपए, किस नाम के, जीएसटी नाम के, राइट। मैकडी वाले खुद किसको दे देंगे वो टैक्स, मैकडी वाले खुद गवर्नमेंट को दे देंगे टैक्स, किसके नाम के, आपके वाले 4 रुपए गवर्नमेंट को पहुंचा देंगे। आपको सरकार के पास डायरेक्ट जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक बात सोचो दोस्तों, अगर मुझे खुद सरकार के पास जाना पड़ता तो लाइन में लगना पड़ता, सिर्फ कितने रुपए के चक्कर में, 4 रुपए के चक्कर में मेरी मुसीबत हो जाती। और मैं क्या बार बार, मैं अगले दिन बर्गर खा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अगले दिन क्या कहते हैं पेंसिल खरीद रहा हूँ, पेंसिल के ऊपर भी लिखा रहता है इतने रुपए टैक्सेस है,
राइट, यानी कि हर एक चीज पर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो भैया क्या मैं लाइन में लगता रहूंगा, मैं कॉपी लेके आया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो मुझे जीएसटी की लाइन में लगना पड़ेगा क्या? सोचो, क्या आप कभी जीएसटी भरने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट की लाइन में लगे हो? नहीं। कारण क्या है ये, ठीक है, हम टैक्स ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कह दो या जीएसटी एक्स्ट्रा कह दो, हम ऑलरेडी रेस्टोरेंट को और मैकडी को पे कर देते हैं। मैकडी वाले को 4 रुपए इकट्ठा कर कर, ठीक है ना, और हमारे साथ साथ जितने भी और ग्राहक होते हैं पूरे महीने के, वो इकट्ठा कर कर कहां पहुंचा देते हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट को पहुंचा देते हैं, सरकार को पहुंचा देते हैं। यानी मुझे सिर्फ खाना खाना है, पैसा देना है, पैसा जीएसटी के नाम का कौन पहुंचा देगा, जो मुझसे वसूल रहा है। अगली बात, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर मैकडी ने वो पैसा अपने पास रख लिया, खा लिया, ठीक है भाई, मुझे ये तो दिक्कत है, सरकार के पास पैसा जाना चाहिए, पिताजी ने बताया था सरकार का होता है पैसा तो कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी बाय एनी स्टेच्यू, है कि नहीं बात। तो सरकार के पास नहीं गया, मैंने मैकडी को दे दिया, मैकडी खा गया तो भैया क्या मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी? भैया तुम गए थे बर्गर खाने, तुमने 4 रुपए का टैक्स नहीं दिया, तुम्हें अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोसंपा खेल लेंगे क्या हमारे साथ? नहीं। अगर आपने गौर फरमाया हो तो हम तो जब मैकडी के बर्गर खाते हैं तो हम तो उसको नाम पता थोड़ी देते हैं, ना हमारा नाम ना पता उसके पास। सरकार किसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी? अगर टाइम पे टैक्स जमा नहीं हुआ तो सरकार पेनल्टी, है ना, सजा, गब्बर की तरह सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो भैया सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, किसको मिलेगी? मैकडी को मिलेगी, क्योंकि हमने तो मैकडी के पास पैसा जमा कर दिया, मैकडी ने अगर पैसा गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मैकडी को इसकी सजा दी जाएगी, राइट। अब सुनो अगली खतरनाक राज की बात, टैक्स किसकी जेब से गया? टैक्स गया सर मेरी जेब से, यानी आप भी अगर मैकडी में जाते हैं तो टैक्स जाता है आपकी जेब से। जमा किसने किया? टैक्स गया किसी और, आपकी जेब से जमा किया किसी और ने, मैकडी ने। यानी कि जेब पे बोझ किसका है ना, जेब पे बोझ तो टैक्स का है, किसके ऊपर है? मेरी जेब पर बोझ है। लेकिन वो उस बोझ का सहायता क्या मिला कि मुझे लाइन में लगने की बजाय मैकडी को लाइन में लगना पड़ा। तो लायबिलिटी तो मेरी है, मैं लायबिलिटी डिनाई नहीं कर सकता, जिम्मेदारी मेरी है, टैक्स का बोझ, टैक्स का बर्डन भी मेरा है, लेकिन जमा मैकडी करेगा, जमा कोई और करेगा, राइट। यानी कि एक कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसका रिवर्स है, जिसकी लाठी है भैंस उसकी नहीं है। टैक्स का बोझ, टैक्स की लायबिलिटी, है ना, टैक्स की लायबिलिटी मेरी है पर जमा मैकडी करेगा। मेरा टैक्स है ना, पे तो मैं करूंगा, लेकिन लाइन में लगकर डिपॉजिट कोई और करेगा, डिपॉजिट मैं नहीं करूंगा, डिपॉजिट कोई और करेगा। ऐसे कॉन्सेप्ट को, है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को दोस्तों बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये लिखी बात, इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीएसटी। यानी कि जीएसटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है लाठी किसी और की, भैंस किसी और की, जेब पर लायबिलिटी किसी और की है, पैसा भी किसी और का है, टैक्स की जिम्मेदारी भी किसी और की, पर जमा कोई और करेगा। उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। क्या इनडायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्सेशन मतलब बर्डन किसी और का, डिपॉजिट कोई और करेगा, बर्डन किसी और का, डिपॉजिट कोई और करेगा। बर्डन मेरा कि टैक्स का पैसा मेरी जेब से जाएगा, लेकिन जमा कोई और करेगा, राइट। सर से तो मजा आ गया, हमारा बहुत फायदा हो गया, हमें लाइन में लगना पड़ रहा, टैक्स डिपार्टमेंट आने जाने खर्चा ही बच रहा है ना। मुन्ना दा, हमसे ज्यादा फायदा सरकार का है। कैसे? एक बार बताओ, अगर हम इतने सारे जने लाइन में लग जाएं 4-4 रुपए के चक्कर में, 2-2 रुपए के चक्कर में, है कि नहीं बात, मैकडी में जितने भी टैक्स पेयर है सारी लाइन में लग जाए, रेस्टोरेंट के सारी लाइन में लग जाए, तो भैया जिंदगी भर लाइन लगी ही रहेगी और सरकार 4-4 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए करेगा, है ना, मारामारी करवाता रहेगा? नहीं ना, इतने सारे फॉर्म, इतनी सारी फाइलें इकट्ठी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, जैसे मैकडी का आउटलेट है, मैकडी के आउटलेट पे एक महीने में लेट से 1 लाख लोग पहुंचे एक आउटलेट पर, तो 1 लाख लोग लाइन में लग जाए, इससे बढ़िया सिर्फ मैकडी को ही कह दो भाई तू लाइन में लग जा 1 लाख लोगों का डेटा और टैक्स लेकर, तो एक ही जना लाइन में लगा, एक ही फॉर्म भरेगा, है कि नहीं बात। और आजकल इलेक्ट्रॉनिकली पे हो रहा है, तो भैया एक ही बार साइट पे स्ट्रेस पड़ेगा,
और एक ही क्लिक में पूरा पैसा आ जाएगा। बार बार कई लोगों को साइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर अगर सच में ऐसा हो जाए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसका टैक्स वो खुद ही लाइन में लगे, जिसका टैक्स वो खुद ही लाइन में लगे, समझ बात, यानी जिसकी जेब पर बोझ है, जिसका बोझ वो स्वयं वो खुद लाइन में लगकर, है ना, लाइन में लगकर टैक्स को जमा करे। अगर ऐसा हुआ है कहीं तो नालायकों वो कुछ भी नहीं होता, वो होता है डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्सेशन। यानी डायरेक्ट टैक्सेशन का मतलब हुआ जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि टैक्स मेरा, मेरे ही दिल पर, मेरे ही जेब पर बोझ है, लाइन में भी मुझे ही लगना पड़ेगा और मुझे ही जमा करना पड़ेगा, राइट। तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में दोस्तों हमारे कोर्स में है इनकम टैक्स। क्या है दोस्तों? इनकम टैक्स। यानी कि हमें दो तरह के टैक्सेस है कि नहीं बात, हमें दो तरह के टैक्सेस पढ़ने हैं अपने कोर्स में, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स में हमें जीएसटी पढ़ना है 40 मार्क्स का, जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और डायरेक्ट टैक्स में हमें इनकम टैक्स पढ़ना है 60 मार्क्स का। उम्मीद है दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आ चुका है कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है हमारे नोट्स में। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, टैक्सेस इन इंडिया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। यानी डेफिनेशन पे गौर फरमाए दोस्तों, डेफिनेशन पे गौर फरमाइए, आगे बढ़ाएं, डेफिनेशन गौर फरमाइए। पर्सन who bear the burden of tax, यानी जिसके दिल पर और जेब पर बोझ है। himself deposit, वो खुद लाइन में जाकर जमा करता है, तो वो होता है डायरेक्ट टैक्स। एग्जाम्पल इनकम टैक्स। दूसरी खतरनाक बात देखिए दोस्तों, पर्सन हु बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, जिसकी जेब पर बोझ है टैक्स का, जिसकी जेब से टैक्स के नाम का पैसा जा रहा है, डज नॉट हिमसेल्फ डिपॉजिट, डज नॉट हिमसेल्फ डिपॉजिट, वो खुद जाकर जमा नहीं करता, उसके बिहाफ पर कोई और जमा करता है। जैसे जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस कॉन्सेप्ट को आप खुद नहीं समझ चुके हैं, आप इतने जबरदस्त तरीके से इसको अपने अंतरात्मा तक पहुंचा चुके होंगे कि आप दूसरे को भी समझा सकते हैं क्या है डायरेक्ट टैक्स और क्या है इनडायरेक्ट टैक्स विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। जीएसटी का बिल लीजिए, राइट, कोई भी सामान खरीदिए, बिल लीजिए, उस पे जीएसटी पढ़िए और खुद सोच लीजिए कि वो सामान मैंने खरीदा है, पर उस सामान के ऊपर जो जीएसटी लगा है, जिस रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया है या जो सामान लिया है, उसका जीएसटी उस रेस्टोरेंट वाले ने या दुकानदार ने जमा कर दिया होगा, इसलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है वो डायरेक्ट होगा, जिसमें मैं खुद जाकर लाइन में लगकर पैसा जमा करता हूं, इनकम टैक्स। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, भारत के संविधान में लिखा है टैक्स पे करना कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी। कोई आपसे पूछ ले सर संविधान में कहां लिखा है, राइट, घबराने का नहीं दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा है। यानी कि संविधान में, कानून के अंदर होते हैं सेक्शंस, राइट, संविधान में होते हैं आर्टिकल्स, ठीक है ना। यानी संविधान में आर्टिकल्स के हिसाब से चीजों को डिफाइन किया जाता है। जैसे आपने बहुत बड़ा मुद्दा देखा होगा आर्टिकल 370, है ना, कश्मीर का जो हटा दिया गया, उससे पता लगता है आर्टिकल अनुच्छेद, राइट, और सेक्शंस होती हैं धारा। तो आर्टिकल 246(1) में पार्लियामेंट के पास एक पावर है कि वो लिस्ट बनाए और उसे हम बोलेंगे यूनियन लिस्ट। उस लिस्ट के तहत हमारे भारतीय सरकार को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी चीज के ऊपर टैक्सेस लगा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में आप जाएंगे तो वहां पे लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम। इनकम यानी कि आपको इनकम के ऊपर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, अपनी कमाई के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, इनकम
टैक्स एक्ट कब आया था सर? ये 1961 में बन चुका है, आज से कई साल पहले। तो अपनी कमाई पर टैक्स दें, राइट, ये बात लिखी है आर्टिकल 246(1) में। और आपको बताइए इनकम टैक्स क्या होता है सर? हमारा इनकम टैक्स है सर हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या है? डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? राइट, आप ये बात समझ चुके हैं, ठीक है ना। मेरे ऊपर ही टैक्स का बोझ है, मुझे ही पे करना है, मुझे ही लाइन में लगकर जमा करना है। तो दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे ही एक और आर्टिकल है आर्टिकल 246A। आर्टिकल 246A, और इस पिक्चर को देखकर आप समझ चुके हैं सर। आर्टिकल 246A सरकार को पावर देता है किसके बारे में? जीएसटी के लॉ बनाने के बारे में और जीएसटी अप्लाई लागू करने के बारे में सरकार को पावर देता है कि सरकार टैक्स वसूल सकती है इनडायरेक्ट जीएसटी के नाम से। तो जीएसटी क्या है सर हमारा? जीएसटी है सर हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जो किस पे लगता है? जो लगता है गुड्स सामान खरीदने पर या फिर सर्विस, इसमें आपको पढ़ा रहा हूं इस पर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसकी जेब से टैक्स का पैसा जाता है उसे लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती, कोई और उसके बिहाफ पर लाइन में लगकर जमा करता है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने टैक्स के नोट्स पर। जैसा मैंने आपको बोला था टैक्स के नोट्स भी मैं ही दूंगा आपको, क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, और साथ के साथ हम आईसीएआई का मटेरियल को भी कवर करेंगे। पूरी तैयारी करनी है हमें, पूरे में से पूरे नंबर लाने की। इनकम टैक्स के नोट्स है दोस्तों, ऐसे जीएसटी के भी नोट्स मैं आपको दूंगा। तो क्या सर हम पढ़ने वाले हैं? तो हम शुरू करेंगे जीएसटी और इनकम टैक्स में से डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन इनकम टैक्स पहले करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, आपको मजा ही आने वाला है, राइट। आपके एग्जाम के लिए है फॉर नवंबर 2021, ठीक है ना। फुल डिटेल एनालिसिस, और सबसे खतरनाक बात, मैं खुद आपको क्लास में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। 200 क्वेश्चन तो मेरे ही नोट्स में आपको मिलेंगे, जो अनसॉल्व्ड होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल अपनी क्लास में, और साथ में आईसीएआई के मटेरियल को भी हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों बिना टेंशन के मैं ओम अग्रवाल शुरू करेंगे बहुत ही शानदार बातें। सर ये हमारा सिलेबस है, बिल्कुल आप जानते हैं, मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी हम पढ़ने वाले हैं। ये कुछ मजेदार टिप्स हैं आपके लिए, बहुत गौर से पढ़िएगा, बहुत काम आएंगे आपको टैक्स को प्रिपेयर करने के लिए, राइट। फिर उसके बाद कंटेंट है बुक का, मैं कैसे कैसे आपको नोट्स देने वाला हूं, कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत ही मजेदार। और ये बातें जो लिखी हैं ये बताऊंगा, बहुत ही शानदार बात है, ज्ञान की बात है। आंटी जी है, अभी बताऊंगा कौन है ये। फिलहाल हम चलते हैं इंट्रोडक्शन के टॉपिक पर। सर टैक्स के बारे में हमारी सरकार क्या बोलती है? टैक्स एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो पेनफुल नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, राइट। आइडियली गवर्नमेंट क्या चाहती है? हनी बी की तरह, यानी कि मधुमक्खी की तरह टैक्स वसूलना चाहती है, जो शहद भी निकाल लेती है फूल से, और फूल और मधुमक्खी दोनों ही सरवाइव कर जाते हैं। यानी टैक्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए मधुमक्खी की तरह, जो अपने पेयर से, है ना, अपने भारतीय नागरिकों से जेब से टैक्स भी ले लिया जाए और सरकार भी जिंदा रहे और टैक्स पेयर भी नाराज ना हो। तो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में टैक्स ले, है ना, लार्ज प्रपोर्शन में टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये एक आइडियोलॉजी रहती है हमारे टैक्स डिपार्टमेंट की। ये बातें आप जानती हैं सर, मैं डिस्कस कर चुका हूं। 2 तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट टैक्स आप जानते ही हैं, इनकम टैक्स जो खुद लाइन में लगकर जमा करता है और बोझ भी उसके ऊपर ही होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है ये आप समझ चुके हैं, ठीक है ना, कोई और लाइन में लगकर जमा करेगा। अगली मजेदार बात, सर डायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो लोग हैं, जो बॉडी है, जैसे कि आप देखते हैं शेयर मार्केट के ऊपर सेबी है, बैंक्स के ऊपर आरबीआई है, ऐसे ही डायरेक्ट टैक्स के ऊपर है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, राइट। और जीएसटी कस्टम्स के ऊपर कौन है? सीबीडीटी नहीं, सीबीआईसी,
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, राइट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और इन दोनों के ऊपर कौन आता है? इन दोनों के ऊपर आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन आता है सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री। यानी कि आप ये बात समझ चुके होंगे सर कि टैक्सेस के ऊपर अपने अपने क्या है? बोर्ड है, राइट। जैसे कि देखो ये एक बोर्ड है CBDT, एक बोर्ड है CBIC, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम। इसके अंडर कौन आता है? इसके अंडर आता है हमारा डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। क्या आता है सर? इनकम टैक्स। इसके अंदर कौन आता है सर? इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स आता है GST, राइट। समझ आ चुकी कोई बात? यानी इनडायरेक्ट टैक्स की देखरेख CBEC करता है, डायरेक्ट टैक्स की देखरेख CBDT करता है। अब इन दोनों के ही ऊपर कौन आता है? इन दोनों के ही ऊपर आती है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन आती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, राइट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं फिनमिन। फिनमिन आती है, फिनमिन, राइट। और फिनमिन को कौन चलाता है सर? फिनमिन को चलाते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। कौन चलाता है सर? फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। तो फाइनेंस मिनिस्टर हर साल आते हैं टैक्सेस में चेंजेस लेकर, फरवरी के आसपास, है ना, फेब में हर साल फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, यानी कि जो देश के टैक्सेशन स्ट्रक्चर को बनाते हैं, चेंज करते हैं, बदलाव लाते हैं, वो आते हैं हर साल फरवरी के आसपास और कहते हैं पुराने स्ट्रक्चर में जो चला रहा है वो चला रहा है, उसमें इन चीजों में चेंज कर दीजिए। जैसे आपने सुना होगा हमारे देश में 5 लाख कमाए तो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए माफ होते हैं, उसके ऊपर ही टैक्स देना पड़ता है। तो ये डिसीजन किनका होता है? फाइनेंस मिनिस्टर का होता है। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ये कुछ स्ट्रक्चर है, राइट, नोट कर लिया होगा उम्मीद है। टैक्सेस हम समझ ही चुके हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स। टैक्स लेवी क्यों किया जाता है? डिफेंस में पैसा जाना है, एजुकेशन में जाना है, हेल्थ में जाना है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब इनकम टैक्स कहां से कमाया जाता है? एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो एक्ट बना दिया गया है, जो कानून ही बना दिया गया है, कानून के हाथ लंबे होते हैं, आप जानते हैं। दूसरी सबसे खतरनाक बात, सबसे खतरनाक बात यही है समझने वाली, सर जो टैक्स मैंने 1961 में बनाया, क्या वही चीजें सेम आज भी लागू होंगी? क्या टुडेज वर्ल्ड में वो सारी चीजें एप्लीकेबल होनी चाहिए? नहीं सर, बदलाव बहुत जरूरी है, हमें डायनामिक होना बहुत जरूरी है, राइट। इसलिए हर साल, ईच ईयर, हर साल टैक्स में चेंजेस आते हैं, राइट, टैक्स में चेंजेस आते हैं जिसे हम बोलते हैं अमेंडमेंट इन टैक्सेस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं सर? अमेंडमेंट इन टैक्सेस। हर साल टैक्स में चेंजेस आते हैं। आप इस साल भी देखेंगे फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएंगे और फिर वो आपके सामने खुलासा करेंगे कि भाई जो जो टैक्सेस पिछले साल तक लगते थे हम उनमें ये चेंजेस कर रहे हैं। पहले इतने रुपए माफ थे, अब थोड़ा बढ़ा देते हैं। पहले ये टैक्स में माफी छूट मिलती थी, अब ये टैक्स की छूट हम कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह के बदलाव लाने वाले हैं। तो हर साल जब फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फिर वो बोथ द हाउसेज में सहमति हो जाती है, फिर उसके ऊपर प्रेसिडेंट, आप जानते ही हैं ये बात, प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन कर देते हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट, यानी कि वो कानून बन जाता है, राइट। और फिर हमें उसका पालन करना ही पड़ता है, उसके हिसाब से हमें इनकम पे ऊपर टैक्स देना पड़ता है, राइट। इनकम टैक्स के अंदर ही क्या बनाए गए? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं CBDT के द्वारा। जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा किस तरह के रूल्स बनाए गए हैं, हम साथ में रूल्स भी पढ़ेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। फिर कुछ सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस टैक्स के आते रहते हैं। भैया जब सर्कुलर नोटिफिकेशन आ गया, इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है, उसकी डेट, रिटर्न भरने की ड्यू डेट है ना, रिटर्न क्या होती है, कैसे होती है, आपने जो सुन रखा है बहुत बढ़िया बात है, नहीं सुना डिटेल में बताऊंगा मैं आपको जब इस वाले चैप्टर पे आएंगे। ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई, ठीक है ना। ड्यू डेट थी भैया 31 जुलाई, उसे एक्सटेंड करके
30 अगस्त 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। तो सर्कुलर नोटिफिकेशन है ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, टाइम टू टाइम इशू करता रहता है ताकि कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर किया जाए, उसके डाउट्स को दूर किया जाए, राइट। और ये सर्कुलर नोटिफिकेशन सबके ऊपर लागू होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स और है ना हमारे ऊपर भी। केस लॉस को आप भली भांति जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बिजनेस लॉ में आपने बहुत सारे केस लॉस पढ़े हैं, ऐसे इनकम टैक्स में भी केस लॉस होते हैं जिनका डिसीजन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट लेता है। और मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, जो डिसीजन हाई कोर्ट में लिए जाते हैं वो डिसीजन अप्लाई होते हैं उस स्टेट पर, लेकिन जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन अप्लाई होते हैं पूरे कंट्री के ऊपर। यानी कि मान लो अगर यूपी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राइट डिसीजन लिया, दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया, तो यूपी के हाई कोर्ट का जो डिसीजन आएगा सिर्फ ओनली किसके ऊपर अप्लाई होगा, ओनली ऑन यूपी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन किसके ऊपर अप्लाई होगा, होल इंडिया के ऊपर अप्लाई होगा, राइट। उम्मीद है बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और फिर इनकम टैक्स को लागू किया जाता है क्या सर आम आदमी के ऊपर सिर्फ, ना मुन्ना ना, इनकम टैक्स जो है वो लागू होता है आम आदमी तुम्हारे मेरे जैसे ऊपर भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर भी, ठीक है ना, कंपनीज के ऊपर भी, पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर भी। तो उम्मीद है दोस्तों बात आपको समझ में आई होगी। क्या हमारा स्ट्रक्चर है इनकम टैक्स का, 1961 में ये टैक्स को अप्लाई किया गया, उसके बाद से हर साल फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली चेंजेस अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, बदलाव लाए जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर, ताकि हम करंट सिचुएशन के हिसाब से लोगों के ऊपर टैक्स लगा सकें। यही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि चेंजेस के हिसाब से जो भी आपके एग्जाम के लिए चेंजेस है वो इंक्लूड कर नोट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता की कोई बात है नहीं। तो बेसिक अब आप समझ चुके हैं क्या टैक्सेस होते हैं, क्या होता है, कैसे नहीं होता। बस आप याद रखना, थीन गुना लगान, यानी कि इन शब्दों को मतलब ही क्या होता है, टैक्सेस होता है। बढ़ते हैं आगे। कई बच्चे या कई लोग आप में से ये सोच रहे हैं क्या सर इनकम टैक्स का इतिहास 1961 से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों नहीं, इतिहास में हमें लौटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा इनकम टैक्स की कहानी इंडिया में कब से शुरू हुई। तो जैसा आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकम टैक्स की कहानी शुरू हुई इंडिया में 1860, राइट। कब शुरू हुई सर, 1860 में, जब पहला इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट के थ्रू, अंग्रेजों ने किया है, आपको पता ही है, आप भूल चुके हैं, आपके पिछले जन्म की कहानी रही होगी इसलिए याद नहीं आ रही होगी। राज पिछले जन्म का सीरियल आता था, उसमें जाना तो याद आ जाएगा, है ना। ये कहानी यहां से शुरू हुई। उससे पहले तो कोई लीगल तौर पर नहीं, सल्तनत के तौर पर, जैसा आप पिछले लेक्चर में आपको वीडियो दिखाई, या लगान के तौर पर लिया जाता था। फिर उसकी कमियों को दूर करते हुए अंग्रेजों ने फिर नया एक्ट पास किया, नाम रखा इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1886, राइट। फिर आया 1918 में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, और फिर शुरू हुआ शानदार एक्ट 1922, इनकम टैक्स एक्ट 1922, जो 1961 यानी अंग्रेज बना के गए। और सोचो कितनी खतरनाक बात है यार, कितनी दुख की बात है कि अंग्रेज चले गए, फिर भी कई सालों तक, यानी 1947 से 1961 तक हम अंग्रेजों का टैक्स लॉ ही फॉलो करते रहे। फिर जब हमें होश आया, अकल आई, फिर हमने बनाया इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो अब तक चल रहा है और आप यही पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, राइट। यानी आर्टिकल 370 हटने के बाद, आर्टिकल समझ गया ना, राइट, आर्टिकल 370 हटने के बाद, डिलीट होने के बाद, डिमोलिश होने के बाद, जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट लगने लगा है। पहले क्या होता था सर, पहले 370 वजह से इनकम टैक्स एक्ट जम्मू कश्मीर पे नहीं लगता था, उनका अलग से एक्ट चलता था। पर जब से 370 आर्टिकल हटा है, तब से
जम्मू कश्मीर के ऊपर भी इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल हो गया है। तो मुझे दोस्तों ये इतिहास आपने नोट कर लिया होगा। इंडिया में टैक्स की कहानी शुरू हुई 1860 में, फिर 1886 में, फिर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1918 और फिर इनकम टैक्स एक्ट 1922 और फिर इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आप पढ़ रहे हैं, जो लागू हो गया था 1 अप्रैल 1962 से। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, इतिहास भी आप अब टैक्स का जान चुके हैं हमारे देश में 1800 से लेकर 2000 तक का। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। एक सवाल है मेरा, है ना, बिल्कुल गाना गाते हुए, मेरे सवालों का जवाब दो दोरा। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, अगर पुराने जमाने की बात करें, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, सर ब्लैक एंड व्हाइट जमाना, ठीक है, याद हो आज से कई साल पहले, यानी 80s की दुनिया में चले, जब आपका जन्म हुआ था, राइट, 1983। सर हमारा नहीं हुआ था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? शक्लें फिर ऐसी क्यों बना रखी हैं जैसे बरसों पुराने हो, राइट। तो चलो 1983 की बात करें, तब टीवी भी नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट की तो कोई बात ही नहीं होती थी। तब इंफॉर्मेशन, न्यूज कैसे पहुंचती थी? यानी 1983 में इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। अब ये मैच जो हुआ था, ये मैच हुआ था इंग्लैंड में लॉर्ड्स के मैदान पर, राइट। अब बताओ, ये जो मैच इंडिया ने जीता, इसकी न्यूज कब प्रिंट होगी, या ये इंडिया वालों को कब पता लगेगा? दिन रात का फेर होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लो 24 अप्रैल को अगर इंडिया ने मैच जीता, तो ये हमें कब पता लगेगा सर? सर कब पता लगेगा? 24 अप्रैल को? ना मुन्ना ना, ये न्यूज प्रिंट होगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में 25 अप्रैल को। यानी कि बहुत सिंपल सी बात है, जो न्यूज या जो खबर या जो बात एक दिन पहले हुई है, उसकी न्यूज हमें अगले दिन पता लगती है। और आज भी यही होता है, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने का शौकीन रखते हैं, जैसे आपके दादाजी नाना जी है ना, तो वो लोग, या आप भी अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, तो आप लोगों को भी ये पता है कि न्यूज़पेपर में जो न्यूज प्रिंट होती है वो पिछले दिन की प्रिंट होती है, आज के करंट डेट की नहीं होती, राइट। ऐसे ही, ऐसे अगर सिमिलर बात करें, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, राइट। अब आपने जॉब करी है ना, जैसे मेरे मम्मी पापा भी है ना जॉब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पूरे जनवरी पैसा कमाया, यानी जब जॉब करी तो जॉब करके पैसा कमाया, राइट। लेकिन वो पैसा प्राप्त कब होगा? राइट, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जॉब करी, तो सर वो पैसा प्राप्त होगा 1 फरवरी को। यानी कि पूरे महीने का काम करने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो अगले मंथ मिलते हैं, राइट। जैसे यहां नेक्स्ट डे था, ठीक है, ऐसे ही यहां नेक्स्ट मंथ पे मिलते हैं। अब सर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही खतरनाक बात। अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने पूरे साल में पैसा कमाया, पूरे साल में, ठीक है ना, राइट। तो उस साल का लेखा जोखा कैलकुलेशन, ठीक है ना, उस साल की सारी बातें कब होंगी? सर जब वो साल बीत जाएगा, जब मैं आपसे कहूंगा कि भाई पूरे साल का डेटा मुझे दो। तो पूरा साल कब होता है सर? पूरा साल शुरू हो फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2020 को, तो नलायको ये साल एंड कब होगा? एंड, ठीक है सर, ये साल एंड होगा, ध्यान समझना, बहुत राशि में बताना जा रहा हूं। 31/3/2021 को ये एंड होगा, ये स्टार्ट हुआ ईयर, राइट, ये एंड हो गया। इस साल है ना स्टार्ट हुआ,
इस डेट को और एंड हो गया इसको। अब मैं आपसे कह रहा हूं तो पूरे साल की कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, पूरे साल में मैंने कितना कमाया। तो भैया साल तो एंड होता है 31 मार्च 2021 रात 12 बजे। तो जब तक 12 नहीं बज जाते, यानी 12 क्रॉस नहीं हो जाता, तब तक मैं पूरा साल का डेटा नहीं निकाल पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं केपीओ बीपीओ या मैं नाइट शिफ्ट में भी काम करता हूं, तो रात को अगर मैंने 11:55 पर कुछ पैसे अर्न कर लिए, मेरे खाते में आ गए, तो वो तो फिर 31 तारीख में गिने जाएंगे ना। तो उसकी कैलकुलेशन मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं 1 तारीख में ना पूछ जाऊं, राइट। यानी अगर आप मुझसे पूछो सर आपने पूरे साल में कितने पैसे कमाए पढ़ाने के बाद, तो मैं बताऊंगा देखो रात को 31 तारीख की रात को भी हो सकता है कुछ बच्चे मुझे फीस दे दें, तो तब तक मैं बता ही नहीं सकता कितने पैसे टोटल मैंने कमाए जब तक कि 31 मार्च बीत ना जाए। तो इसका मतलब पूरे साल की कैलकुलेशन मैं कब करूंगा, पूरे साल की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखना, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं, 1 अप्रैल 2021 को करूंगा। पूरे साल की कैलकुलेशन 1 अप्रैल 2021 को करूंगा। इसका मतलब साल एंड होने के बाद जब अगली डेट शुरू होगी 1 अप्रैल 2021, तब मैं पूरे साल की कैलकुलेशन करके आपको बता दूंगा कि भैया मैंने इतने रुपए कमाए हैं 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। लेकिन ये कैलकुलेशन कब होगी, जब मैं कूद जाऊंगा 1 अप्रैल 2021 को। सर बात समझ में आ चुकी है? सर बिल्कुल समझ में आ चुकी है, नोट भी हम करते जा रहे हैं। अब सुनना राज की बात, एक बात मुझे बताओ, जैसे ही 1 अप्रैल आ गई तो फाइनेंशियल टर्म में 1 अप्रैल से तो ईयर शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? ईयर। यानी कि अगर मैं इसे आसान सी भाषा में बोलूं तो ये तो हो गया मेरा 2020-21 वाला साल, 2020-2021 20-21 ईयर। जैसे ही 1 अप्रैल 2021 शुरू हो गई, कौन सा साल शुरू हो गया? 1 अप्रैल 2021 से कब तक जाएगा ये साल? अकाउंट्स में भी आप यही सीखते हैं, 31 मार्च 2022। तो ये कौन सा साल कहलाया गया? तो ये वाला ईयर मेरा कहलाया जाएगा 2021-2022। यानी कि डेंजरस, माइकल जैक्सन के गाने की तरह डेंजरस बात यह है कि 2021 में जो मैंने कमाया 1 अप्रैल 2020 से 31/3/2021 तक जो मैंने कमाया, उसकी कैलकुलेशन, राइट, उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब मैं 1 अप्रैल 21 से ही शुरू कर पाऊंगा। और जैसे 1 अप्रैल 21 आ जाती है, मेरा अगला साल शुरू हो जाता है, जिसे मैं नाम देता हूं 2021-2022। समझ बात? इसका मतलब एक साल एंड होता है, उसमें कितनी कमाई की ये मैं बता सकता हूं जब वो साल एंड होने के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे देश, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात, अब आपको रात की बात समझ में आने वाली है। कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे मासूम से प्यारे देश पता क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, सर आपने इस साल जो कमाया, हम इसे बोलेंगे अर्निंग ईयर। ठीक है ना? अर्निंग ईयर। सर बिल्कुल सही बात है, इस साल मैंने कमाया तो ये मेरा क्या हो गया? अर्निंग ईयर, कमाई वाला ईयर। ठीक है? और जिस साल मैं अपनी कमाई को कैलकुलेट करूंगा, जब मैं कह रहा हूं कि भैया मुझे बताओ मैंने कितना कमाया, राइट, कितना मैंने कमाया, जिस साल मैं इसे कैलकुलेट करूंगा, तो कुछ प्यारे प्यारे मासूम से देश से बोलते हैं कैलकुलेशन ईयर। ठीक है जी, क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ईयर। बिल्कुल सही बात है सर, तो बच्चों वाली बात है, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, राइट। ऐसे ही कुछ लोग, बहुत ही प्यारे प्यारे मासूम से देश, ठीक है, अर्निंग ईयर को, कमाई वाला ईयर को, है कि नहीं बात, इनकम ईयर भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सर इनकम ईयर, इस साल मेरी कमाई हुई है, मेरी इनकम हुई है, इनकम कमाई। और जो लोग, कुछ लोग इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ईयर। तो भैया इस साल मैं इनकम को कैलकुलेट करूंगा, कैलकुलेट करने के बाद क्या दूंगा? सर इस साल कैलकुलेट करने के बाद टैक्स दूंगा, है ना सर? कैलकुलेट करूंगा तभी तो टैक्स दूंगा। यानी कि जो मैंने 20-21 में पैसा कमाया,
उसकी कैलकुलेशन कि मैंने कितनी कमाई करी, कितना पैसा कमाया, 21-22 में होगा। जब मैं 21-22 में कैलकुलेट करूंगा, 1 अप्रैल को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, 1 अप्रैल को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, 1 अप्रैल 2021 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, मैंने कितना पैसा कमाया, उसके बाद ही टैक्स भरूंगा। इसलिए कुछ मासूम से प्यारे प्यारे देश है ना, इसको इनकम ईयर बोल देते हैं। भाई इस साल तो मैंने पैसा कमाया है, और जिस साल पैसा कमाया है उसके अगले साल कैलकुलेट करने के बाद टैक्स पे करूंगा, इसलिए हम इसे नाम देंगे टैक्स ईयर। क्या नाम देंगे? टैक्स ईयर, यानी कि जिस साल मैंने टैक्स पे किया है। तो ये मेरा हो गया कमाई वाला साल, जिस साल मैंने पैसा कमाया, पूरे साल पैसा कमाया। 1 अप्रैल को कूदते ही मैंने कैलकुलेट कर लिया मैंने कितना पैसा कमाया, और उसके बाद मैंने टैक्स पे कर दिया कि भाई जो मैंने पैसा कमाया है उस पे इतना टैक्स बनता है, ये लो जी मुझसे टैक्स ले लो। तो ये हो गया मेरा, है ना, ये हो गया मेरा अर्निंग ईयर यानी कि इनकम ईयर, है ना। कुछ देशों के हिसाब से अर्निंग ईयर या इनकम ईयर, और ये हो गया मेरा 2021-22। कुछ देशों के हिसाब से कैलकुलेशन ईयर कि मुझे कैलकुलेट करना है मैंने कितना पैसा कमाया, और टैक्स भरना है यानी कि टैक्स ईयर और कैलकुलेशन ईयर। पर भैया बात आई किसकी? बात आई भैया हमारे देश की। तो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला भैया मजा नहीं आया ना, ना मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया। कुछ तूफानी करते हैं, आओ कुछ तूफानी करते हैं, राइट। क्या तूफानी? क्या समझना ध्यान से, तूफानी बात है यही पूरे इनकम टैक्स की रूट है, जड़ है, जो तूफानी बात मैं बताने जा रहा हूं। सर क्या तूफानी किया उन्होंने? उन्होंने कहा जिसे पूरी दुनिया टैक्स ईयर बोलती है, क्या बोलती है जिसे पूरी दुनिया टैक्स ईयर बोलती है, कैलकुलेशन ईयर बोलती है, डिक्शनरी निकालो। क्या निकालो जी? डिक्शनरी निकालो। डिक्शनरी निकाल के चेक करो कैलकुलेशन का सिनोनिम क्या होता है, भयंकर सा, मजेदार सा। तो देखा भैया इंडिया वालों ने कैलकुलेशन को, है कि नहीं बात, राइट, कैलकुलेशन को, चलो यहाँ थोड़ा सा हटा के लिख देता हूं, कैलकुलेशन को बोला जाता है असेसमेंट। क्या बोला जाता है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब कुछ कैलकुलेट करना, टू कैलकुलेट समथिंग। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने क्या बोला? फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बोला आज के बाद जिसे पूरी दुनिया कैलकुलेशन ईयर, टैक्स ईयर बोलती है, आज के बाद हम इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर। क्या बोलेंगे? असेसमेंट ईयर। यानी कि जिसे पूरी दुनिया टैक्स ईयर या कैलकुलेशन ईयर बोलती है, तो उसे हम आज के बाद बोला करेंगे असेसमेंट ईयर। बोलो जल्दी, क्या बोला करेंगे? असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब सिनोनिम, कैलकुलेशन का सिनोनिम ही है भैया कैलकुलेशन ईयर। किस चीज की कैलकुलेशन करनी है? कितनी कमाई करी और उस पर कितना टैक्स निकाला। तो 2 तरीके की कैलकुलेशन करनी है, यानी हम जिसे दुनिया कैलकुलेशन ईयर बोल रही है, हम उसे क्या बोलने वाले हैं? असेसमेंट ईयर बोलने वाले हैं। सर असेसमेंट ईयर में क्या असेस करना है, क्या कैलकुलेट करना है? एक तो अपनी इनकम को असेस करेंगे कि मैंने कितनी कमाई करी, और भैया उस पर कितना टैक्स बनता है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्स अगले लेक्चर में, राइट। तो उस पर कितना टैक्स बनता है ये मैंने असेस और कैलकुलेट कर लिया। अब सुनना बहुत राज की बात। राज की बात ये है कि जो मैंने इनकम कैलकुलेट करनी है, जो मैंने टैक्स कैलकुलेट करना है, जो मैंने इनकम कैलकुलेट करनी है, वो किस ईयर की करनी है? किस ईयर की इनकम को कैलकुलेट करना है, किस ईयर के टैक्स को कैलकुलेट करना है? तो सभी तुम्हारे जैसे मासूम लोगों ने यही बोला सर जब मैं 21-22 में हूं और 1 अप्रैल 2021 पे खड़ा हूं, तो भैया 1 अप्रैल आज मैं 1 अप्रैल 2021 पे खड़ा हूं, तो 1 अप्रैल 2021 में खड़े होके मैं किस इनकम को कैलकुलेट करूंगा? अप्रैल 21 के बाद की या पीछे वाली? सर मैं 1 अप्रैल 2021 को खड़ा हूं, अप्रैल 2021 में खड़ा हूं, और मैं कह रहा हूं मुझे अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, टैक्स कैलकुलेट करना है अप्रैल 21 में। तो अप्रैल 21 में जो कैलकुलेट करूंगा वो मैं पिछले साल का करूंगा, यानी कि कौन सी ईयर करूंगा? 20-21 का, यानी 20-21 की कमाई पर, 20-21 की कमाई पर इनकम पर टैक्स और इनकम कैलकुलेट करनी है मुझे। किस ईयर में आके? 21-22 में आके। तो 21-22 में जब मैं टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो किस ईयर कर रहा हूं? 21-22 में जब मैं टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, 21-22 में टैक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो पिछले साल का 20-21 का कर रहा हूं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? जिसे पूरी दुनिया
जिसे पूरी दुनिया इनकम ईयर बोलती है, उसे हम पता क्या बोलेंगे? ध्यान सुनना, बहुत आज की बात है, प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर। क्या बोलेंगे नालायकों? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। प्रीवियस ईयर मतलब सर, यानी कि एक ऐसा ईयर जिसकी इनकम कैलकुलेट करके उसके मुझे टैक्स निकाला जाएगा। किस ईयर में खड़े होकर? 21-22 में खड़े होकर। तो 21-22 में खड़े होकर जिस इनकम पर टैक्स निकाला जाएगा वो कौन सी इनकम होगी और कौन सी इनकम पे टैक्स होगा? जो मैंने कब कमाई है? 20-21 में। यानी कि प्रीवियस ईयर जो है वो कुछ भी नहीं है, वो असेसमेंट ईयर की नजरों से देखना है कि नहीं बात? राइट। यानी कि पिछले छज्जे में झांकना। जब भी हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम उस ईयर का करते हैं, ठीक है, जो हमसे पिछला साल होता है। अब देखो ध्यान से, बहुत खतरनाक बात, मजेदार बात आप समझ चुके हैं। मैं अब खड़ा हूं अप्रैल 2021 में, लेट से अप्रैल 2021 में खड़ा हूं। अगर मैं अप्रैल 2021 में खड़े होकर बातचीत कर रहा हूं तो फिर मैं किस साल की इनकम पर टैक्स निकालूंगा? मैं अप्रैल 2021 में खड़े होकर उस साल की इनकम पे टैक्स निकालूंगा जो मैं कमा चुका हूं। और वो मैं कमा कब चुका हूं? 20-21 में। तो 20-21 को मैं क्या बोलूंगा? प्रीवियस ईयर, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन अगले साल होती है। इसका मतलब जिसे पूरी दुनिया, क्या रखेंगे, इसे पूरी दुनिया कैलकुलेशन और टैक्स ईयर बोलती है, हमें आज के बाद क्या बोलना है? असेसमेंट ईयर बोलना है। जिसे पूरी दुनिया अर्निंग ईयर, कमाई वाला ईयर बोलती है, उस कमाई वाले और अर्निंग ईयर को हमें क्या बोलना है? प्रीवियस ईयर बोलना है। क्या बोलना है नालायकों? प्रीवियस ईयर बोलना है। यानी कि सर हमारे, है ना, एग्जाम की अगर बात करें तो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैंने कमाया 2020-21 में पैसे, तो इसके ऊपर टैक्स कब भरूंगा? इसकी असेसमेंट कब होगी? आप बोलोगे सर 2021 और 22 में। यानी कि 2021-22 में कैलकुलेशन होगी तो 2021-22 हो गया मेरा असेसमेंट ईयर। और जिस साल की कैलकुलेशन होगी 2020-21, तो 2020-21 क्या हो गया मेरा? प्रीवियस ईयर। उम्मीद है बात दोस्तों समझ में आ चुकी होगी। राइट। अब सुनना ध्यान से, कुछ सवाल मैं आपसे पूछता हूं, मेरे सवालों का जवाब दो ना। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा प्रीवियस ईयर है 2015-16, यानी इस साल मैंने कुछ पैसा कमाया है, राइट। तो इस ईयर की कैलकुलेशन कब करूंगा? टैक्स की कैलकुलेशन कब करूंगा? तो आप क्या बोलोगे सर? असेसमेंट ईयर में। तो मेरा असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 16-17। ठीक है जी बात। दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं कैलकुलेशन ईयर, टैक्स कैलकुलेशन ईयर, है ना, खड़ा हूं किस ईयर में? 2019-20 में। तो 2019-20 में मैं असेस कर रहा हूं इनकम को, तो ये मेरा असेसमेंट ईयर हो गया। अगर मेरा असेसमेंट ईयर 19-20 है, जिसमें मैं इनकम को, टैक्स को कैलकुलेट करने वाला हूं, तो मेरा इनकम और टैक्स कैलकुलेशन किस ईयर के बारे में कर रहा हूंगा? तो प्रीवियस ईयर के बारे में। तो असेसमेंट ईयर में खड़ा हूं, पिछले साल की इनकम कैलकुलेट करूंगा, तभी तो मेरा प्रीवियस ईयर बना। तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या हुआ सर? 18-19। राइट। समझ चुके हो बात सर? तुच्छी बातें हैं एकदम। ऐसे ही अगर मैं असेसमेंट ईयर 2025-26 में खड़ा हूं कि भाई मुझे क्या करना है? असेस करनी है इनकम और असेस करना है टैक्स, तो मैं किस ईयर की इनकम को और टैक्स को असेस करूंगा? तो वो मेरा प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा 2024 और 2025। उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसे ही सिंपल, अगर मैं आपसे कह रहा हूं सर मैं हूं आज प्रीवियस ईयर, है ना, 2030 और 31 में खड़ा हूं, 2030-31 में, 2030-31 में कमाई कर रहा हूं, तो कमाई वाले ईयर को आज के बाद हमें क्या नाम देना है? प्रीवियस ईयर। रिश्ता वही, सोच नहीं। तो कमाई वाला ईयर 30-31, तो इसकी असेसमेंट, टैक्स की कैलकुलेशन कब होगी? 2031 और 32 में। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी क्या प्रीवियस ईयर होता है और क्या असेसमेंट ईयर होता है। देखते हैं लीगल प्रोविजन इनके बारे में क्या कहते हैं। ये देखिए दोस्तों अपने नोट्स में क्या लिखी है बात। अब बताओ, सबसे पहले प्रीवियस नहीं, सबसे पहले असेसमेंट ईयर पढ़ना है। देखो डेफिनेशन भी पहले असेसमेंट ईयर की बनाई गई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। क्या कहता है असेसमेंट ईयर?
बहुत ही सिंपल सी बात कहता है। असेसमेंट मतलब टू कैलकुलेट समथिंग। तो क्या कह रहा है? असेसमेंट ईयर मीन्स अ ईयर। असेसमेंट ईयर वो ईयर हुआ जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस किया जाता है, यानी कि कैलकुलेट किया जाता है और टैक्स भरा जाता है। प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस यानी कि प्रीवियस ईयर की इनकम को कैलकुलेट असेस करते हैं, राइट। प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस करते हैं किस ईयर में खड़े होकर? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन क्या हुई? असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब कैलकुलेशन ईयर इज द ईयर इन विच इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज कैलकुलेटेड। हमेशा कब से शुरुआत होगी इसकी? 1 अप्रैल से शुरुआत होगी, बात खत्म होगी। मजा आ गया सर? अब देखो डेफिनेशन किसकी? प्रीवियस ईयर की। बहुत ही खतरनाक डेफिनेशन, दुनिया की खतरनाक डेफिनेशन जो किसी से याद ही नहीं हो पाई। ठीक है सर, क्या डेफिनेशन आ गई? समझना ध्यान से, पढ़ो। प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। जो इमीडिएटली, सबसे खतरनाक वर्ड क्या है? इमीडिएटली असेसमेंट ईयर से पिछला है। समझ ना बात? यानी कि अगर असेसमेंट ईयर 2027-28 है तो प्रीवियस ईयर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्रीवियस ईयर क्या होगा? 26-27। यानी कि असेसमेंट ईयर अगर 21-22 है तो दुनिया की कोई ताकत ये कहने से नहीं रोक सकती कि प्रीवियस ईयर क्या होगा? 20-21। यानी कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पिछला ईयर होता है। असेसमेंट ईयर से जस्ट, इसलिए क्या वर्ड डाला है? इसलिए वर्ड डाला है बहुत ही खतरनाक, इमीडिएट। इमीडिएट, जस्ट पिछला ईयर, राइट। अब सुनो इसकी राज की बात क्या है। एक असेसी ने पता क्या बोला? एक असेसी ने बोला सर मैं कमा रहा हूं सर 2020-21 में, 2020-21 में मैं कमा रहा हूं, मैं अर्न कर रहा हूं, पैसा कमा रहा हूं। इसकी इनकम को कैलकुलेट कर लो, है ना, और इस पे टैक्स ले लो। कब? अगले ईयर में नहीं सर, मुझसे टैक्स चाहे आप विद इंटरेस्ट ले लेना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2025-26 में मुझे इस पे टैक्स ले लेना। यानी कानूनी तौर पर वो कहना चाह रहा है कि ये मेरा प्रीवियस ईयर है तो मैं इसके ऊपर टैक्स भरूंगा, इसके ऊपर कैलकुलेशन करूंगा और टैक्स भरूंगा 2025-26 में, तो ये मेरा असेसमेंट ईयर हो जाए। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या 2020-21 का असेसमेंट ईयर 2025-26 बन सकता है? ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट बन सकता है क्या? कि अगर 2020-21 में मैंने कमाया पैसा और मैं कह रहा हूं जो 2020-21 में मैंने, है ना, फीस से पैसा कमाया है उस पर टैक्स भरूंगा और उस इनकम को भी तभी कैलकुलेट करूंगा जब 25-26 आ जाएगी। क्या पॉसिबल है? तो जज साहब ने क्या बोला? जज साहब ने बोला ना मुन्ना ना, ना मुन्ना ना, पढ़ लो जाके लॉ क्या लिखा है? इमीडिएट। क्या वर्ड लिखा है? इमीडिएट। ये जो खतरनाक वर्ड है ना दोस्तों, ये है सबसे डेंजर वर्ड, इमीडिएट। यानी कि कानून के हिसाब से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चिपक के चलते हैं, है ना। जैसे रेड एफएम 4 सुपरहिट गाने चिपक के, बिल्कुल वैसे, बिल्कुल बैक टू बैक होंगे। आप इनको दूर नहीं कर सकते। दो जिस्म एक जान की तरह मिलके चलेंगे, आप इनको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब आंसर होगा क्या 2025-26 असेसमेंट ईयर हो सकता है? अब बिग नो लगा लो, कांटे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फिक्स है कि 2020-21 अगर प्रीवियस ईयर है तो इसका असेसमेंट ईयर 101% क्या होगा? 2021-22 ही होगा। ईयर 2021-22 इसका असेसमेंट ईयर बनेगा। यानी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर एक साथ होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, आप इन्हें जुदा नहीं कर सकते। दो जिस्म एक जान की तरह रहते हैं। उम्मीद है बात दोस्तों समझ में आई होगी। अब आती है बात सर, जैसे मैं हूं, ठीक है ना, राइट। अब मैंने जब पढ़ाना शुरू किया, समझ रहे हो दोस्तों, तो खतरनाक बात ये थी कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो क्या मैंने 1 अप्रैल से पढ़ाना शुरू कर दिया? ना मुन्ना ना। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरा पहला बैच, है ना, मेरा पहला बैच शुरू हुआ 1 नवंबर 2000, है ना, 20 को। लेट से एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। तो भैया मेरा
बैच शुरू हुआ 1 नवंबर 2020, यानी मेरी कमाई, मेरी इनकम का सोर्स, मेरा बिजनेस का सेटअप कब लगा? 1 नवंबर को शुरू हुआ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मैंने 1 नवंबर को कराया अपनी कोचिंग का। तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ बताओ, मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? तो आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर आपने 1 नवंबर 20 को कमाई शुरू करी, ईयर आपका एंड हो जाएगा सर 31/3/2021, राइट? तो मेरा प्रीवियस ईयर हुआ 2021, है कि नहीं बात? ठीक है नहीं बात? तो क्या हुआ सर? 2021 सही जवाब। लेकिन खतरनाक बात यह है कि प्रीवियस ईयर हो, असेसमेंट ईयर हो, स्टार्ट कब होता है? सर ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, है ना, 2020 से शुरू होगा, स्टार्ट होगा प्रीवियस ईयर, है कि नहीं बात? तो आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर 21-22 तो है, 20-21 तो है, लेकिन 20-21 में अगर मैं बोलूं कब स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, तो आप बोलोगे 1 अप्रैल 2020 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31/3/2021 को खत्म हुआ। ये है आपका सर प्रीवियस ईयर। लगा लो कांटे, गलत जवाब। क्यों? क्योंकि पढ़ो लॉ क्या कहता है, कानून क्या कहता है, क्योंकि आप जानते हो कानून से ऊपर कुछ नहीं, कानून से अच्छा कुछ नहीं, कानून से आगे कुछ नहीं। देखो क्या कहता है, अगर प्रोवाइडेड दैट, ये बात हम समझ गए कि प्रीवियस ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल से, लेकिन प्रोवाइडेड दैट मतलब ध्यान से पढ़ना, एक एक्सेप्शन निकल के आया, अगर बिजनेस का सेटअप या बिजनेस की कमाई जो नई शुरू हुई है उसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में, तो प्रीवियस ईयर जो आपका होगा वो स्टार्ट 1 अप्रैल से नहीं होगा, वो स्टार्ट होगा डेट ऑफ सेटिंग ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। डेंजरस बात, यहां से शुरू होगा डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, 1 अप्रैल से नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट कहां से होगा? तो मैं बोलूंगा माय प्रीवियस ईयर इज फ्रॉम 1 नवंबर 2020 टू 31 मार्च 2021, ये मेरा प्रीवियस ईयर कहलाया जाएगा। और नलायकों देख लो, यही सेम एग्जाम्पल आपका ये लिखा हुआ, मिस्टर पोपटलाल याद आ गया ना? उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया 1 अक्टूबर को, तो उनका फर्स्ट प्रीवियस ईयर, पहला साल है, पहली बार है, कब से शुरू होगा? 1 अक्टूबर 20 को शुरू होगा, जो 31 मार्च 2021 में जाके एंड होगा। अगले साल से तो उनका बिजनेस शुरू चल ही रहा है, पहले से चल रहा है, तो अगले साल तो ऑब्वियसली बात है 1 अप्रैल से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला साल कौन सा होगा? पहला नशा कहते हुए जिस साल हमारा बिजनेस क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है, राइट? तो सर देख लेते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट? मिस्टर तूफान है, उन्होंने कंपनी ज्वाइन करी, है ना? जैसे आप सीए बनते कंपनी ज्वाइन करी, मान लो 15 दिसंबर को, राइट? उससे पहले वो कहीं भी जॉब नहीं करते थे, तो भैया उनका प्रीवियस ईयर बताएं। सिंपल आंसर देखने की जरूरत नहीं है सर। पहला प्रीवियस ईयर का कहलाया जाएगा, स्टार्ट होगा 15 दिसंबर से, खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। बिल्कुल सही जवाब, राइट? तूफान के बाद आया थंडर, सही जवाब, राइट? उनका बिजनेस शुरू हुआ सॉफ्टवेयर का 1 जनवरी 21 को, तो उनका प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होगा और कहां खत्म होगा? जिस दिन से बिजनेस या एग्जिस्टेंस में आई है इनकम, तो वहां से शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से कब जाएगा? 31/3/2021 तक। समझ चुके हैं सर? मजा आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भैया। तूफान थंडर आ गया तो बिजली भी तो आनी बाकी है। बिजली ने अपना मकान किराए पर दिया 1 सितंबर 20 से, 15,000 रुपए महीने पर, 1 सितंबर 20 से। तो उसका पहली बार उसने मकान किराए पे दिया है, तो पहला प्रीवियस ईयर क्या कहलाया जाएगा? सर 1 सितंबर 20 से शुरू होगा और 31/3/2021 तक जाएगा। तो ये लिखी बात, प्रीवियस ईयर इज फ्रॉम 1 सितंबर 2020 टू 31 मार्च 2021। तो उम्मीद है दोस्तों लॉ आपको समझ में आएगा सेक्शन 3 का,
कि जनरली प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होना जाता है, लेकिन अगर आपकी कोई पहली बार इनकम हुई है, पहली बार जब पैसे कमाए है ना, पहली बार कोई बिजनेस सेटअप हुआ है, तो उस डेट से 31 मार्च तक आपका प्रीवियस ईयर गिना जाएगा, राइट। अब वो कह रहे हैं भाई साहब असेसमेंट ईयर भी बता देते, है कि नहीं बात? अरे बताओ, बहुत सिंपल। अगर 15 जनवरी 17 को आपका बिजनेस शुरू हुआ है, ठीक है ना, 15 जनवरी 17, तो भाई आपका प्रीवियस ईयर कहां से शुरू हुआ? जनवरी 17, खत्म कब होगा? 31 मार्च 17, जनवरी 17 से 31 मार्च 17, ये आपका प्रीवियस ईयर हो गया। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, यानी कि असेसमेंट ईयर इज 17-18। तो क्या लिखोगे आप सर? असेसमेंट ईयर इज 17-18। ठीक है सर, मजा ही आ गया। अगला देखो ध्यान से। आपका बिजनेस शुरू हुआ 31 जुलाई 2019, राइट। तो 31 जुलाई 2019 से मार्च गिनो, 31 मार्च 2020 आ गई, है ना। जुलाई 19 से मार्च 20, ये मेरा क्या है सर? ये मेरा प्रीवियस ईयर हुआ। तो इसका असेसमेंट ईयर जस्ट अगला वाला जो असेसमेंट ईयर होता है, इसमें हम इनकम को कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा सर 2020-2021, जो शुरू होगा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 तक। तो असेसमेंट ईयर पूछ रहा है वो, तो असेसमेंट ईयर क्या कहलाया जाएगा सर? 2020 और 2021। मजा ही आ गया सर। अब आती है बात सबसे आखिरी क्वेश्चन जो आता है इस टॉपिक का। मेरा बिजनेस शुरू हुआ 31 मार्च 2020। मजा ही आ गया सर। 31 मार्च को शुरू हुआ, तो मेरा प्रीवियस ईयर कब शुरू हुआ सर? 31 मार्च को शुरू हुआ, तो एंड भी कब होगा? ऑब्वियसली बात है, अगले साल थोड़ी बता दोगे, एंड तो इसी मार्च को खत्म करना पड़ेगा। तो सर एंड भी मेरा हो गया एक दिन का बस, 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को, है ना, शुरू हुआ 31 मार्च 2020 को ही एंड हो गया। इस दिन जो मैंने पैसे कमाए होंगे उसकी कैलकुलेशन और उसकी टैक्स की लायबिलिटी कब मैं असेस करूंगा? इससे नेक्स्ट ईयर में, जस्ट नेक्स्ट ईयर में। वो कब से शुरू होगा सर? वो शुरू होगा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। तो मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 20-21, क्योंकि मेरा प्रीवियस ईयर क्या है? 19-20। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, यहां से खत्म हुआ, तो 19-20। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 20-21। तो यहां आंसर क्या लिखूंगा सर? तीसरे का आंसर हुआ 2020-2021 इज माय असेसमेंट ईयर। तो दोस्तों उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, घुटनों तक पहुंच चुका होगा। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में आप कभी आप गलती नहीं करेंगे। किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सरनेम? पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं? हाँ, लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। अच्छा, आपका झगड़ा भगवान से है ना, तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना। तो दोस्तों भगवान पर केस हो सकता है या नहीं हो सकता ये तो नहीं पता, मूवी में आप देख ही चुके हैं, राइट। ओ माय गॉड। लेकिन क्या भगवान से टैक्स वसूला जा सकता है? इनकम टैक्स, क्या ऊपर वाले से इनकम टैक्स वसूला जा सकता है? क्या ऊपर वाले को इनकम टैक्स पर्सन मानता है या नहीं मानता, ये मैं आज आपको बता दूंगा। ये राज आज खुलेगा कि क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भगवान को भी एक पर्सन मानता है या नहीं मानता। तो ध्यान से देखिएगा, ये राज आज ही खुलने वाला है। उससे पहले दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार जानदार कहानी, जो ध्यान से आपको सुननी है मेरी जुबानी, राइट। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आज के सत्संग की बात है। आपको ये सोचना है अपने लिए, व्हाई डू आई सक्सीड, मैं सक्सेसफुल क्यों होऊंगा? जवाब आपके सामने लिखा है, राइट। अब आती है बात सर आपको और मुझको कानूनी भाषा में बोला क्या जाता है।
अगर हम टैक्स भर रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, कोई पैसे की कमाई कर रहे हैं, इनकम, तो इनकम टैक्स आपको और मुझे क्या बोलेगा? तो पता क्या बोलेगा? इनकम टैक्स की नजरों में हमारा आज नया नामकरण हुआ है। आपको जो भी लोग कुछ भी बोलते हो, ठीक है ना, घर का नाम, राइट, जैसे मेरा नाम अंकुर है, ऑफिशियल नेम, इनकम टैक्स ने सबका बराबर हिसाब कर दिया। भैया तुम हो, मैं हूं, राम हो, श्याम हो, सीता हो, गीता हो, कुछ भी हो, भैया तुम्हारा मेरा सबका नाम, सबका बाप का, दादा का, भाई का, सबका नाम एक है, एसएससी। क्या नाम है? एसएससी। यानी आज के बाद इनकम टैक्स की नजरों में तुम्हारा मेरा नाम, अस्तित्व, पर्सनल आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है। हम इनकम टैक्स की नजरों में क्या है? एसएससी। यानी एसएससी कौन? जो इनकम टैक्स में टैक्स भर रहा है। बेसिक डेफिनेशन तो बिल्कुल यही है, देखो यही लिखिए बात। एसएससी मीन्स अ पर्सन। सर पर्सन पे इतना स्ट्रेस कैसे दे रखा है? अभी बताऊंगा, इसी में छुपी है भगवान के ऊपर केस करने वाली बात। एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी एक वो पर्सन होता है बाय हुम टैक्स, जिसके द्वारा टैक्स या एनी सम ऑफ मनी, या एनी सम ऑफ मनी में क्या आएगा सर? जैसे टैक्स है, अगर मैंने टैक्स टाइम पे नहीं भरा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग गई, ठीक है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लग गया, तो उसको बोल देते हैं एनी सम ऑफ मनी, राइट। टैक्स के अलावा जो भी आप टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हो, बाय हुम टैक्स और एनी सम ऑफ मनी मतलब पेनल्टी या इंटरेस्ट इज पेएबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सिंपल सी बात, सीधी बात, नो बकवास। एसएससी वो पर्सन होता है, एसएससी वो पर्सन होता है जिसके द्वारा टैक्स दिया जाता है या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली कोई अदर सम, इंटरेस्ट या पेनल्टी दी जाती है इनकम टैक्स एक्ट के आधार पर, राइट। ये तो बात हो गई। सर एसएससी कौन होता है? बेसिक डेफिनेशन जो आम आदमी यही कहता है, सर एसएससी कौन है? भैया जो बंदा टैक्स भर रहा है वो भैया एसएससी। इसके अलावा राज की बात सुनो, कुछ और लोग भी हैं जो चाहे टैक्स ना भर रहे हो या उनके ऊपर टैक्स की पेनल्टी या टैक्स की लायबिलिटी ना जनरेट हुई हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें एसएससी मान लेंगे। सर वो कौन लोग होते हैं? जिनके खिलाफ, समझ आन से, जिनके खिलाफ प्रोसीडिंग, इनकम टैक्स का केस चल रहा होता है। प्रोसीडिंग के आपको आम आदमी की भाषा में समझो, केस। जिनके खिलाफ इनकम टैक्स वालों ने केस कर रखा है, तो जब तक केस सॉल्व नहीं होगा तब तक, क्योंकि उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, इनकम टैक्स केस चल रहा है, तब तक उन्हें हम एसएससी बोलते रहेंगे। देखो ये लिखिए बात, एवरी पर्सन इंक्लूड, साथ साथ क्या माना जाएगा? इंक्लूड। एसएससी में ये लोग भी माने जाएंगे। कौन लोग सर? पॉइंट नंबर ए, ये भी एसएससी माने जाएंगे। एवरी पर्सन, हर एक पर्सन जिसके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है इनकम टैक्स के द्वारा, राइट। समझ में बात? किस चीज को लेकर? उसकी असेसमेंट को लेकर। असेसमेंट किस चीज की सर? या तो उसकी असेसमेंट को लेकर, उसकी कैलकुलेशन को लेकर, किस चीज की? इनकम की कैलकुलेशन को लेकर, या फिर उसके ऊपर इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है उसके लॉसेस को लेकर। हो सकता है उसमें ज्यादा लॉस दिखा रखा हो ताकि टैक्स ना जमा करना पड़े, या फिर इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है उसके रिफंड को लेकर, है कि नहीं बात? उसने ज्यादा रिफंड क्लेम कर रखा है पर इनकम टैक्स के हिसाब से रिफंड बनता नहीं है। इसका मतलब क्या याद रखेंगे? तीन लोगों के खिलाफ इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है। किन किन बातों को लेकर सर प्रोसीडिंग चल रही है? पहली बात, किस चीज को लेकर? उसकी इनकम को लेकर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है। उसके लॉसेस को लेकर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है कि भैया तूने ज्यादा लॉस दिखा दिया। भाई इनकम टैक्स में मैं कब फायदे में रहूंगा? जब मैं लॉस दिखाऊंगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पैसा ज्यादा इनकम दिखाऊंगा तो टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। या फिर रिफंड के बारे में, भैया उसने इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम कर रखा है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि भाई रिफंड इतना बनता नहीं है, इसलिए उसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है। उम्मीद है दोस्तों पहला पॉइंट आप समझ चुके हैं कि एसएससी के अंदर कौन लोग आते हैं। एसएससी के अंदर वो लोग आते हैं जिनके खिलाफ इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है, उनकी इनकम को लेकर, उनके लॉसेस को लेकर या उनके रिफंड को लेकर। अगली बात, एक कुछ ऐसे लोगों को भी एसएससी माना जाता है जिनको कुछ पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे चल रही है। जैसे कि एक बच्चा जिसे आप पहले से जानते हैं, माइनर, छोटा बच्चा है। जैसे मैंने देखा भैया एक सीरियल आता है सारेगामापा लिटिल चैंपियन या जूनियर इंडियन आइडल।
जूनियर इंडियन, है ना, आइडल। अब ये जूनियर इंडियन आइडल सारे गामा आ रहा है, तो भैया पता लगा जो बच्चा फर्स्ट आया उस बच्चे को 50 लाख रुपए की इनाम राशि मिली, है ना, 50 लाख रुपए की इनाम राशि मिली। तो ये बताओ बच्चे से टैक्स लिया जाए ना? मुन्ना ना, सब बच्चे टैक्स लेते हैं, हम तो पहले से पढ़ के आए, बच्चा माइनर होता है, माइनर के खिलाफ, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता, कभी खुशी हमेशा खुशी रहती है बच्चे की। तो ये हम मोहरी भी, धर्मदास घोष में भी हम पढ़ते आए हैं। तो बच्चा जब कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही नहीं होता तो उससे कहां से टैक्स ले लोगे? पर इनकम टैक्स ने पता क्या बोला? इनकम टैक्स ने बोला लेंगे भैया, लेंगे। क्या मान कर लेंगे? डीम्ड टू बी एसएससी, मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। डीम्ड का मतलब क्या होता है? डीम्ड का मतलब जैसे मैं कह रहा हूं, ये पेन नहीं है, चॉकलेट है, चॉकलेट है, मानो मेरी बात। तुमने कहा सर आपने कह दिया, मान लिया, तो मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। ऐसे ही इनकम टैक्स ने बोला मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा। डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा भैया, कुछ भी हो जाए मानना पड़ेगा कि वो एसएससी है। तो उसे बोला गया डीम्ड टू बी एसएससी, जैसे माइनर है कि नहीं बात, राइट? तो माइनर को भी हम डीम्ड एसएससी मानेंगे। तो क्या लिखोगे? एग्जांपल लिख लो, माइनर इज डीम्ड एसएससी। तो टैक्स कैसे वसूलते हैं भैया? टैक्स वसूला जाता है उसके गार्जियन से। किससे वसूला जाता है सर? उसके गार्जियन से, राइट? यानी टैक्स इज रिकवर कह दो, है ना, या वसूलना कह दो, फ्रॉम गार्जियन। गार्जियन उसके जो मेजर है, मम्मी पापा है, जो भी उसकी देखरेख करता है, वो इनकम टैक्स के रिटर्न पर और इनकम टैक्स भरने के टाइम पर वो ही लायबल या उनको ही पकड़ा जाएगा कि आप बच्चे के बिहाफ पर टैक्स भर दे, बाकी पैसा बच्चे को दे, आप रखे, आपके घर परिवार का मैटर है। और अगला एसएससी कौन होगा? अगला एसएससी कौन होगा सर? अगला एसएससी वो बंदा होगा जिसने डिफॉल्ट कर रखा है, यानी जिसने टैक्स के हिसाब से काम पूरा नहीं किया। एसएससी इन डिफॉल्ट, राइट? यानी जिसके ऊपर मान लो इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है, टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है, पर उसने इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे नहीं की, इंटरेस्ट की लायबिलिटी पे नहीं की, तो उसने क्या किया? उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिफॉल्ट कर दिया, तो उसे बोला गया एसएससी इन डिफॉल्ट, राइट? इसका मतलब 4 तरह के लोग क्या माने जाते हैं? एसएससी माने जाते हैं। कितने तरह के लोग? 4 तरह के लोग सर एसएससी माने जाते हैं। आपके नोट्स में सब कुछ लिखा है, ध्यान से आप उसे याद कर सकते हैं। सर पहला बंदा जो एसएससी माना जाता है, पहला बंदा जो एसएससी माना जाता है, वो पर्सन होगा जो क्या पड़ेगा, क्या भरेगा? टैक्स भरेगा या अदर सम, यानी कि इंटरेस्ट या पेनल्टी भरेगा, वो कहलाया जाएगा एसएससी। पर्सन जो टैक्स भरेगा, टैक्स पेबल होगा या अदर सम पेबल होगा, वो एसएससी बना जाएगा। दूसरा पर्सन कौन एसएससी होगा? जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, राइट? जिसके खिलाफ केस या प्रोसीडिंग चल रही है, किस चीज को लेकर? उसकी इनकम को लेकर, उसके लॉस को लेकर और उसके रिफंड को लेकर। उसकी इनकम को लेकर, उसके लॉस को लेकर और उसके रिफंड को लेकर, राइट? तीसरा बंदा कौन एसएससी कहलाया जाएगा? माइनर, जिसे हम बोलेंगे डीम्ड एसएससी। क्या बोलेंगे? डीम्ड एसएससी। और चौथा पर्सन कौन एसएससी कहलाया जाएगा? एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट, यानी जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया है इनकम टैक्स के प्रोविजन में, यानी कि जैसे उसने इंटरेस्ट नहीं जमा किया, तो उसे हम बोल देंगे एसएससी इन डिफॉल्ट। तो ये 4 लोग एसएससी होते हैं 2 सबसेक्शन 7 के हिसाब से। अब सुन लो राज की बात। सर ये बात हमें समझ में नहीं है कि आपने इस पर्सन वर्ड पे इतना स्ट्रेस क्यों दे रखा है, इसे हाईलाइट क्यों कर रखा है? तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो पर्सन वर्ड जो लिखा है, एक तो ये लिखा और एक ये लिखा एवरी पर्सन, एक ये लिखा एवरी पर्सन, एक ये लिखा एवरी पर्सन। यानी एसएससी कौन होता है? पर्सन होता है। एसएससी कौन होता है? पर्सन होता है, जो टैक्स पे करता है या जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग होती है, या फिर वो डीम्ड होता है, या फिर वो डिफॉल्ट होता है। लेकिन वो जो पर्सन होता है, ये पर्सन कौन है सर? क्या पर्सन सिर्फ वही होते हैं तुम्हारी मेरी तरह जो सांस ले रहे हैं? या कोई कंपनी भी पर्सन हो सकती है जो टैक्स भरे अलग से, या फिर कोई फर्म भी पर्सन हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म, जिससे हम टैक्स वसूल लें। तो जज साहब ने क्या बोला?
या फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने क्या बोला? फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, ये तो बहुत बढ़िया बात कही, तो पर्सन की हम अलग डेफिनेशन बनाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, दिमाग पे स्ट्रेस दीजिए, आता माची सटक ली, घुटनों पे जोर दीजिए, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने असेसी की डेफिनेशन दी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। वाह सर। और क्या लिखा? असेसी मीन्स अ पर्सन, राइट, जो टैक्स या अदर सम भरेगा। या असेसी मीन्स इंक्लूड में लिखा, असेसी मीन्स अ पर्सन जिसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, या इंक्लूड में पर्सन जो डीम्ड असेसी है, या इंक्लूड में पर्सन असेसी इन डिफॉल्ट होता है। फिर लोगों ने कहा भैया असेसी मीन्स अ पर्सन, असेसी इंक्लूड अ पर्सन, असेसी मीन्स अ पर्सन, असेसी इंक्लूड अ पर्सन, असेसी मीन्स अ पर्सन, असेसी इंक्लूड अ पर्सन। भैया ये पर्सन कौन है? तो जज साहब ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा सेक्शन 231 बनाते हैं जो बताएगा भैया पर्सन कौन होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यही आपको वो रात की बात पता लगेगी जो मैंने शुरू में वीडियो आपको दिखाई थी। सबसे पहली बात, पर्सन कौन होगा? पर्सन वो होगा, पर्सन इंक्लूड्स, यानी पर्सन जो आप समझ रहे हैं वो है ही, लेकिन पर्सन में और कौन आएगा? कौन कौन आएगा? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी कि इंडिविजुअल यानी कि वो लोग जो सांस लेते हैं, सांस में मेरी सांस जुड़ी, तो गाना गाते हुए, है ना, राइट। असेसी मीन्स अ पर्सन, या असेसी मीन्स अ पर्सन। साथ साथ पर्सन के डेफिनेशन में क्या लिखा? पर्सन इंक्लूड, पर्सन इंक्लूड, पर्सन इंक्लूड अ इंडिविजुअल जो सांस लेते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इनको भी आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि जो पूरे परिवार के, है ना, चाचा ताऊ बेटा, ये सब क्या करते हैं? मिलके बिजनेस करते हैं एज पर हिंदू लॉ, एज पर हिंदू लॉ। तो क्या कहला जाता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। या फिर एक कंपनी, कंपनी टाटा रिलायंस लिमिटेड, है ना, पढ़ के आए आप कंपनीज एक्ट में भी, राइट, वो भी क्या होगी? पर्सन। हम उससे भी क्या मांगेंगे? टैक्स मांगेंगे। पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग भी सीखी है, उससे भी हम टैक्स मांगेंगे। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बताता हूं, लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, है कि नहीं बात? इनसे हम क्या मांगेंगे? टैक्सेस मांग सकते हैं, क्योंकि ये इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली क्या है? पर्सन है, राइट। एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, राइट, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो, यानी चाहे वो लीगल सेपरेट एंटिटी का दर्जा हो या ना हो, ये फर्क नहीं पड़ता। सर ये कुछ बात है ना, जमी सी नहीं, एक बार आप बता दीजिए, सुनना ध्यान से, बहुत ही मजेदार बात। एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि प्यार से बोलेंगे एओपी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि बीओआई। सिंपल सी बात, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कि यहां पर सिर्फ वही लोग मिलके बिजनेस करेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी मतलब मिलके, ग्रुप, बॉडी का मतलब समझो ग्रुप, यानी कि यहाँ वही ग्रुप मिलके बिजनेस करेगा जो सांस लेता होगा, यानी इंडिविजुअल होगा, यानी कि ह्यूमन होगा। यानी आसान सी भाषा में बोलूं तो मैं इसे बोलूंगा बॉडी ऑफ ह्यूमन। यानी कुछ लोगों ने मिलकर, तुमने और मैंने, है ना, मिलकर क्या किया? बिजनेस कर लिया। भैया तुम और मैंने क्या किया? रामलीला में गए, है कि नहीं बात? अक्टूबर के महीने में रामलीला में चाट पकौड़ी का बिजनेस कर लिया, राइट। तो मिल मिला के बिजनेस कर लेना। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या मतलब होता है? एसोसिएशन मतलब एक ग्रुप, पर्सन मतलब पर्सन कौन कौन? एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे? पर्सन होते हैं। अगर ये सारे के सारे मिलके अगर बिजनेस करें तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं? एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। जैसे एक सांस लेने वाला व्यक्ति यानी ह्यूमन किसके साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है? कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है, तो ये भी पर्सन होता है, ये भी पर्सन होता है, तो हमने इसे बोल दिया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, राइट। या फिर आप कह दो एक कंपनी, राइट, और एक फर्म मिलके कोई जॉइंट वेंचर करके कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो ये क्या कहलाए जाएंगे? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। यानी कि जो पर्सन की डेफिनेशन में जो पर्सन दिए गए हैं, जो पर्सन की डेफिनेशन में ये पर्सन दिए गए हैं, ये पर्सन दिए गए हैं, अगर ये सारे के सारे पर्सन मिलके बिजनेस करते हैं, अगर ये सारे के सारे पर्सन आपस में जुड़ के बिजनेस करते हैं, तो इन्हें बोला जाता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन अगर कुछ सांस लेने वाले व्यक्ति ह्यूमंस ही अगर मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बोला जाएगा? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो दोस्तों उम्मीद है पर्सन का कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं कि पर्सन क्या होता है, राइट।
ठीक है, लोकल अथॉरिटी में आप समझ गए हैं, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, है ना, जैसे आपने देखा ना वेब सीरीज पंचायत, तो पंचायत जो वेब सीरीज देखी है वो गांव की जो पंचायत होती है उसे लोकल अथॉरिटी बोलते हैं ना। आपके आसपास, है ना, जैसे कि दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड, एमसीडी, राइट, डीएमसी, ये सारी चीजें क्या होती है, पंचायत या आप कह दो म्युनिसिपैलिटी, राइट। अब आती है बात सबसे खतरनाक, वो ये कि सेक्शन 2(7) क्या बोलता है, सेक्शन 2 सेक्शन 7 बोलता है एसएससी कौन होता है, राइट। एसएससी होता है पर्सन। पर्सन किसमें बताया गया है, सेक्शन 231 में पर्सन को डिफाइन किया गया है कि पर्सन क्या होता है। यानी कि ये सारे के सारे लोग पर्सन है, यानी अब आप बोल सकते हो ये सारे के सारे लोग एसएससी है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट एसएससी मीन्स अ पर्सन, एसएससी मीन्स अ पर्सन, यानी एसएससी इज इक्वल टू पर्सन। और पर्सन मतलब कौन होते हैं, ये सारे के सारे, पर्सन मीन्स ये सारे के सारे लोग। इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं एसएससी इज इक्वल टू पर्सन, और पर्सन कौन है, पर्सन है ये सारे के सारे लोग, तो इनडायरेक्टली ये सारे के सारे क्या हो चुके हैं, ये सारे के सारे हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से एसएससी कहलाए जाएंगे। यानी इंडिविजुअल यहाँ पर में एसएससी है, एचयूएफ भी एसएससी है, कंपनी भी एसएससी है, फर्म भी एसएससी है, एओपी बीओआई भी एसएससी है, पंचायत म्युनिसिपैलिटी से लोकल अथॉरिटी बोलते हैं ये भी एसएससी है। ये सारे के सारे एसएससी है क्योंकि एसएससी मीन्स अ पर्सन, पर्सन इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर दीज ऑल आर एसएससीज। समझ में आई बात, ये है डिटेल डीप एनालिसिस, राइट। अब बात आती है सर जो आखिरी पॉइंट है, सर ये जो आपने छोड़ रखा है ये क्या है, ये है दोस्तों आज की राज की बात। क्या आप भगवान से पैसे वसूल सकते हैं, क्या भगवान के ऊपर केस कर सकते हैं, ये मुझे पता नहीं, राइट। ओ माय गॉड, आपने देखी है प्रैक्टिकली हो सकता हो चुका हो ऐसा या हो सकता हो ऐसा, लेकिन क्या आप भगवान से इनकम टैक्स ले सकते हैं, इनकम टैक्स? तो जवाब है जी हाँ, राइट। सर ये क्या बोल दिया, समझना ध्यान से, खतरनाक बात। यानी कि भगवान को बोला जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, राइट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। यानी कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की जो डेफिनेशन दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में वो ये दे रखी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस आर गॉड, आइडियल्स, जिसे भी आप मानते हो, डाइटीज का मतलब होता है देवी देवताएं, है ना, राइट। ये सारे लोग आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आते हैं, राइट। अब क्या भगवान के ऊपर केस कर दोगे, सर क्या बात कर दी, भगवान के ऊपर केस कर दोगे क्या, ठीक है ना। यही झगड़ा हुआ था ओ माय गॉड फिल्म में भी। लेकिन इनकम टैक्स कहता है भैया कुछ भी हो हम तो इन्हें पर्सन मानेंगे, लेकिन सुनो ध्यान से क्या लिखी बात, दे मे नॉट बी स्यूड। आप भगवान के ऊपर थोड़ी केस कर सकते हो, लेकिन अगर ध्यान हो तो कांजीलाल जी मेहता ने भगवान के ऊपर नहीं, भगवान के जो एजेंट माने गए, जिनको उन्होंने बोला ये भगवान के एजेंट है ना, हमसे क्या लेते हैं, प्रीमियम लेते हैं, पैसा लेते हैं, उनके ऊपर केस हो सकता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भगवान का नाम लिखकर, भगवान बोलकर कि भगवान गॉड देवी देवताएं पर्सन माने जाएंगे, लेकिन जब उनके ऊपर केस होगा, उनको स्यू किया जाएगा, तो भगवान को डायरेक्टली स्यू न करके उनके ट्रस्टीज या वो लोग जो भगवान की पूजा कर रहे हैं या भगवान का मंदिर मस्जिद चला रहे हैं उनके ऊपर केस किया जाएगा, यानी उनके प्रीस्ट। ये मैं नहीं कह रहा नालायक को सेक्शन 231 बोल रहा है भैया, ये सेक्शन 231 बोल रहा है भैया, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं बोल रहा भैया, सेक्शन 231 कह रहा है, टैक्स तो भरना पड़ेगा, अब क्या करें, कह रहा है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, दे मे नॉट बी स्यूड डायरेक्टली बट थ्रू प्रीस्ट, यानी कि आप टैक्स जो वसूलेंगे किसी भी मंदिर से या, है ना, राइट, किसी मस्जिद से, गुरुद्वारा से, आप उनके प्रीस्ट के थ्रू वसूलेंगे, स्यू करेंगे प्रीस्ट के ऊपर या कमेटी के ऊपर, राइट। जैसे कि भैया ट्रस्ट, अगर मंदिर किसी ट्रस्ट के थ्रू चल रहा है कि नहीं बात, तो आप ट्रस्ट के ऊपर केस करेंगे जो क्या चला रहे हैं, प्रीस्ट और कमेटी ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, प्रीस्ट और कमेटी ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप के जो प्रीस्ट कमेटी होगी उनके थ्रू आप टैक्स वसूल सकते हैं। हालांकि आप, राइट, आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर ये जितने भी ट्रस्ट हैं, मंदिर मस्जिद ये सब जितने भी ट्रस्ट हैं, अगर ये प्रूफ कर दें कि भाई हमने जो पैसा लिया है वो किन कामों में लगा दिया है, भलाई के कामों में, या जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के हिसाब से हमने वो सारी कंडीशन पूरी कर ली है, तो फिर आप
को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, फिर आपका टैक्स माफ कर दिया जाएगा, और माफी को इनकम टैक्स की भाषा में बोलते हैं एग्जेम्प्ट। आपका टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन एग्जेम्प्ट तब करा जाएगा जब वो कंडीशंस पूरी हो, राइट। अगर कंडीशन पूरी नहीं है तो टैक्स देना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोसम पा भाई पोसम पा खेलना पड़ेगा, राइट। तो देखो यही बात लिखी है, गॉड आइडियल्स एंड डैडीज को माना गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मे नॉट बी सूड, उनको स्यू नहीं किया जा सकता डायरेक्टली, ऑब्वियसली बात है, राइट। लेकिन कमेटी ट्रस्ट के द्वारा टैक्स वसूला जा सकता है, राइट। तो एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, और इसके अलावा नॉट कवर्ड अबव, जो भी लोग ऊपर कवर नहीं हो रहे, जो भी लोग इन 6 लोगों में कवर नहीं हो रहे, उन्हें बोला जाएगा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। सर ऐसे कौन से लोग होते हैं जो इन 6 लोगों में कवर नहीं हो रहे? सर पता कौन से होते हैं? जैसे जिस यूनिवर्सिटी से आप बीकॉम कर रहे हो, मान लो जैसे मैंने बीकॉम करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट अ ह्यूमन, इज नॉट अ HUF, इज नॉट अ कंपनी कैसे पहचानते हैं? प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। इज नॉट अ फर्म, पार्टनरशिप फर्म भी आप पढ़ चुके हैं लॉ में। इज नॉट अ AOP या BOI, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी इज नॉट अ लोकल अथॉरिटी लाइक म्युनिसिपैलिटी। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्या नाम दें, इस प्यार को क्या नाम दें? तो इस प्यार को नाम दिया गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। मेरे दोस्तों बात और कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ये पूरा का पूरा लॉजिक अब आप समझ चुके हैं। कांजीलाल मेहता जी की भी कहानी अब आप समझ चुके हैं। इनकम टैक्स पर्सन मानता है भगवान को, लेकिन पैसा उनके या टैक्स उनके ट्रस्टीज के थ्रू लिया जाता है। आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बहुत ही शानदार लेक्चर, मजा ही आ गया। सर मिस्टर चुलबुल पांडे इंडिविजुअल, राइट, दिल्ली यूनिवर्सिटी अभी भी बताया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, नलायको LIC अब कंपनी बन चुकी है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे? कंपनी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर मुन्ना स्वामी, ये क्या हो गया सर? HUF, अपने बच्चों के साथ मिलकर बिजनेस करना। लिमिटेड वर्ड लगी गया है तो क्या कहलाया जाएगा सर? कंपनी। घर घर ग्रुप हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से है ना आप जानते हैं, आपने पहले भी क्लास 11-12 में पढ़ा होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब यानी कि कुछ लोग एक तरीके से कुछ ह्यूमन ही क्या करते हैं, आपस में मिले जैसे अमूल में, और फिर उन्होंने दूध बेचना शुरू किया गुजरात में। तो ये क्या होगा? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ABC एंड कंपनी, अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे हैं फाउंडेशन के पार्टनरशिप लॉ के तो बहुत डिटेल में बताया है। एंड कंपनी एंड एसोसिएट्स किसका सिंबल होता है? फर्म का सिंबल होता है। मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी बहुत शानदार तरीके से। और ये आज के सत्संग की बात याद रखना, आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? उम्मीद करता हूं ऐसे ही देख रहे होंगे। अगले लेक्चर में दोस्तों बहुत मजेदार चीज सिखाने वाला हूं, एक ऐसी चीज जिससे आप पूरे इंडिया को टैक्स की नॉलेज कुछ दे सकते हैं, उनका टैक्स कैलकुलेट कर पापा का, मम्मी का, है कि नहीं बात, रिश्तेदारों का, रिलेटिव का, दोस्तों का टैक्स कैलकुलेट कीजिए कि आपका टैक्स इस साल कितना बनने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टैक्स इन इंडिया ऑफ अ इंडिविजुअल, कि आपका, मेरा, पापा का, दादा का, बाप का, भाई का, सबका टैक्स निकालेगा रे फैजल, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपको पता ही करना क्या है, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, दुआओं में याद रखिए।